इंदौर नो डाउट इज़ अ ब्लेस्ड सिटी और इंदौर जो भी आता है उसको इंदौर ने हमेशा दिया है। ये महान अहिल्या की नगरी है और मेरे को लगता है यहाँ कोई भूखा सोता नहीं है। मेरी मजबूरी अलग थी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी क्योंकि इतना हाई ब्रांड, तो मैं जॉब भी करता था और बीकॉम भी करता था। मैं पर्टिकुलर देखता हूँ जब कुछ नहीं होता ना तो हिम्मत सबसे बड़ी चीज़ होती है। बट चूंकि जॉब और ग्रेजुएशन को साथ में करने में मेरा डिवीज़न फर्स्ट से थर्ड आ गया। अब जिस एरा में हम हैं वहाँ पर सबसे पहले सैलरी को प्रेफरेंस दी जाती है। अध्यात्म में अगर अपन जाएं तो इसी को बोला है सरस्वती जी और लक्ष्मी जी। ये जो चीज़ें ये आजकल के बच्चे जो प्लेसमेंट के लिए परेशान हो रहे हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। शायद आपके पास कितना भी पैसा हो, अगर आप अपने आप को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं तो उस पैसे का भी कोई मतलब नहीं होता है। इंटेंशन जो होता है वो भगवान देखता है और प्रेजेंटेशन इंसान देखता है। तो प्रॉपर्टी लीगल होना सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं एक बात और बोलने वाला हूँ जो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल लगेगी बट ये सच है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया सबसे तो भूल भी जाते हैं। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, प्रॉपर्टी रहने के लिए। लोअर मिडिल क्लास से हम लोग एक एंटरप्रेन्योर बने हैं अपनी अपनी फैमिली के। बट उतार चढ़ाव की सही परिभाषा तब पता चली जब नोटबंदी आई। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। टू में आप बात करेंगे तो सब बोलते हैं फार्म हाउस। फार्म हाउस जो है एक इलीगल टर्म है कि आपके लाइफ टाइम में 2 बार आपको ये रिजॉर्ट फ्री मिलेगा एक इवेंट सेलिब्रेट करने के लिए। और अच्छा, ये इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है और ये कहाँ लोकेटेड है, मतलब लोकेशन क्या है इसकी? एक का नाम है अंजना रिजॉर्ट जो कि बाली थीम पे बन रहा है, दूसरा है पाम आइलैंड जो कि मालदीव थीम से बन रहा है। अच्छा, मैं एक बहुत टफ क्वेश्चन पूछूंगा आपको। प्लीज सर। और हार्ड क्वेश्चन पूछूंगा आपकी टर्मिनोलॉजी में। क्योंकि आज का एरा डिजिटल एरा है और डिजिटल एरा में हम बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। कंटेंट हम हर प्लेटफॉर्म पे कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो OTT हो चाहे सोशल मीडिया हो। सोशल मीडिया की जब बात आती है तो फ़िलहाल ट्रेंडिंग में जो मोटिवेशनल कंटेंट में मुझे सबसे ज़्यादा एक कैरेक्टर किसी से मैं इंस्पायर हुआ हूँ तो वो है संदीप भैया का कैरेक्टर। संदीप भैया के कैरेक्टर में वो हर कुछ है जो एक स्ट्रगल में होता है। वो पेन है, वो अचीवमेंट्स है, वो बॉन्डिंग है और वो सेंस ऑफ गिविंग है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि संदीप भैया कहाँ से आ गए मेरे पॉडकास्ट में। तो संदीप भैया भी थोड़ा आएंगे, उसमें टाइम है क्योंकि अभी अनडिस्कस पॉडकास्ट को उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल जो मेरे साथ आज के इस पॉडकास्ट में और आज की मेरी इस कन्वर्सेशन में जुड़े हैं वो भी इत्तेफाक से संदीप भैया ही हैं। उनका नाम है संदीप शुक्ला। लेकिन मैंने जब उनकी स्ट्रगल स्टोरी जानी, जब उनकी चीज़ें सुनी, तो मेरे मन में थॉट यही आया कि आज का पूरा पॉडकास्ट जो मैं बेस करूंगा संदीप भैया की आइडियोलॉजी पे। तो संदीप भैया, वेलकम है आपका इंदौर टॉक के इस पॉडकास्ट स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। मतलब अभी जो आपने इंट्रो सुना ना, तो मैं भी आपको जैसे पहले बता रहा था कि एक एस्पिरेंट सीरीज़ है, वो आपने बताया कि आपने अभी नहीं देखी है। तो उसका एक कैरेक्टर है संदीप भैया। तो बेसिकली वो मुझे बहुत इंस्पायर किया और उस कैरेक्टर में सब कुछ है जो पर्सनली किसी की लाइफ स्ट्रगल होती है। और वो कई बार क्या होता है, रिलेटेबल जो कैरेक्टर्स होते हैं, भले ही वो वेब सीरीज़ को हों या मूवी के हों, वो हमें दिल से कनेक्ट कर जाते हैं। रहते तो फिक्शनल हैं, कई बार फिक्शनल होते हैं और कई बार रियल भी होते हैं। तो मैंने सोचा था कि आज अब आप जब आओगे तो मैं आपसे परमिशन लूँगा पहले तो कि मैं आपको एज अ संदीप शुक्ला सर ग्रीट करूं या संदीप भैया। लेकिन मैंने वो परमिशन ली नहीं क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा संदीप भैया बोलना। तो नहीं, थैंक यू सो मच। इट फील ऑनर्ड कि आप मुझे संदीप भैया बोल रहे हैं। वैसे हम उम्र में बराबर ही हैं ऑलमोस्ट, पर ठीक है। संदीप भैया कोई कैरेक्टर हैं जो आप बता रहे हैं, मैं बिल्कुल हाँ। आज घर जाके बिल्कुल देखूंगा। बाकी हाँ, लाइफ मुझे नहीं लगता मेरी, आपकी या किसी भी इंदौरी व्यक्ति की हम जिससे बात करें सबकी स्ट्रगल से पूर्ण होती है। कि कोई भी एकदम घर से धनाढ़ आदमी आके बिजनेस करे और एकदम ऊपर बढ़ जाए तो वो कोई स्टोरी नहीं हुई और वो इसका मज़ा भी नहीं होता है। इसका मज़ा भी नहीं होता है। जब एक आदमी स्ट्रगल करता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो वो जब बाइक से कार पे आता है तो वो एक अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट की फीलिंग देता है। और उसी के साथ मैं नहीं, हम सब यहाँ पे बैठे हैं। अच्छा, आपकी में जब हम लोग पीछे बैक ऑफ द कैमरा डिस्कशन कर रहे थे तो बहुत एक लंबी जर्नी, और शायद मेरे लिए इस पॉडकास्ट में उस चीज़ को समअप कर पाना बड़ा टफ होगा। उसके लिए मुझे शायद आपके 2-3 पॉडकास्ट और करने पड़ेंगे और डेफिनेटली हम करेंगे भी अलग अलग समय पे उस चीज़ को। लेकिन एक शुरुआत होती है किसी भी चीज़ की। कहते हैं ज़ीरो से ही आदमी हीरो बनता है। तो संदीप भैया का वो ज़ीरो पॉइंट क्या था? संदीप भैया वैसे तो है कहाँ के,
मतलब जैसे आपने मुझे बताया कि मल्टी सिटी आप ट्रैवल करके इंदौर पहुंचे हैं। नहीं, ट्रैवल तो नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे फादर मदर हरदा और टिमरनी को बिलोंग करते थे। ओके। तो मेरा जन्म मध्य प्रदेश के टिमरनी गांव में हुआ है, जो बहुत छोटा सा गांव है। ओके। और हम जो रहने वाले हैं वो हैं भोपाल के। भोपाल के। मेरे फादर वल्लभ भवन में थे और मेरी मदर जो थी वो स्विमिंग पूल में इंस्ट्रक्टर थी। स्विमिंग पूल में? हाँ, ये किस टाइम की बात है? ये है 1984-83। 84 में स्विमिंग इंस्ट्रक्टर? मैं इससे भी पहले जाऊँ तो मेरे फादर नेशनल प्लेयर थे स्विमर के, स्विमिंग के। ओके। हाँ, स्पोर्ट्स बैकग्राउंड। मेरी मदर भी स्टेट लेवल रही हुई है और मैंने भी स्टेट लेवल खेला है। ओके। बट हर शायद इसलिए आप कैरियर में भी इतना अच्छा खेल रहे हैं। ऐसा बोल सकते हैं, बट हर कहानी में ट्विस्ट आता है। मेरे फादर का देहांत 1989 में हो गया। ओके। और उसके साथ ही मेरी स्पोर्ट्स जर्नी बहुत स्लो हो गई। जो मैं शायद नेशनल लेवल टच कर सकता था वो नहीं कर पाया। पर इसके साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मेरे कोई सिबलिंग्स नहीं है, भाई बहन नहीं है, मैं इकलौता चाइल्ड हूँ। तो मेरी जो जर्नी रही वो मेरी मदर के साथ रही। मेरी मदर ने मुझे फिर हमारा भोपाल से ट्रांसफ़र होकर हम इंदौर आ गए, चूँकि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में थी। तो उन्होंने फिर फादर की जगह अनकम्पनी नियुक्ति ले ली और वो यहाँ पे एजुकेशन में ITI में से रिटायर्ड हुई। इस बीच की जर्नी में ये हुआ कि भोपाल में जो हमारा घर था, जिसे लोग मकान या प्लॉट कहते हैं, मैं बताऊँगा इसका डिफरेंस क्या होता है। वहाँ पे एक केस दायर हो गया। मेरे फादर एक्सपायर हुए दिसंबर 1989 में। तो वो क्या गवर्नमेंट रेसिडेंस था? वो हाउसिंग बोर्ड की प्रॉपर्टी थी। ओके। हाउसिंग बोर्ड में भी शेड होता है, मतलब प्लॉट से भी नीचे। आप जैसे LIG होता है, LIG का फुल फॉर्म होता है, LIG का फुल फॉर्म क्या होता है? लोअर इनकम ग्रुप। MIG का फुल फॉर्म होता है मिडिल इनकम ग्रुप। और HIG का होता है हायर इनकम ग्रुप। इन सबसे नीचे होता है, नहीं, तब इससे भी नीचे होता है शेड, जो मेरा घर हुआ करता था, जहाँ का मैं बिलोंग करता हूँ। शेड इन द सेंस पर्टिकुलर क्या होता है? एक प्लॉट के ऊपर शेड लगा दिया तो उसे शेड बोलते हैं। मतलब जो हम लिखते हैं वो पार्किंग के लिए शेड्स बनते हैं? नहीं, प्लॉट आवंटन होते हैं। जैसे आज भी अलॉटमेंट होते हैं। तो अलॉटमेंट जो होते हैं वो जैसे LIG, MIG, आज की डेट में टाउनशिप होती है तो A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, इस तरीके से नॉमेनक्लेचर होते हैं, उसके नाम रखने वाली बात है। इसी तरह हाउसिंग बोर्ड जब प्लॉट बेचती थी तो पहले प्लॉट, फिर शेड और फिर मकान। तो अब क्या हुआ कि हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी ने मेरे फादर को प्लॉट बेचा और किसी और को भी बेचा। सेम प्लॉट। मतलब ज़िंदगी चालू ही कुछ ऐसी हुई कि उसका केस था। मेरी मदर बहुत ज़्यादा समझदार नहीं थी, तो चूंकि हाउसिंग बोर्ड और किसी सज्जन के बीच में वो केस चल रहा था, बट हम वो केस हार गए। अब हम जब वो केस हार गए तो हमारा जो घर था, जो लोगों के लिए मकान या प्लॉट था, वो छिन चुका था। अब वो केस को हमने लड़ा जबलपुर जाके। तब तक मेरी उम्र थोड़ी सी बड़ी हो गई थी। मैं किस एज की बात है ये है, मैं जब 10th क्लास में था, मतलब ऑलमोस्ट 17 के आसपास, 18 ईयर्स ऑफ एज। हाँ, मतलब एक टीनेजर ही थे आप। हाँ, तो 18 साल की एज में हम जबलपुर गए। जबलपुर में एक एडवोकेट साहब थे जो आज की डेट में जज साहब बन गए। उनका नाम है विवेक रुसिया जी। उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा तुम केस हार चुके हो और तुम्हारा यहाँ पे कुछ होगा नहीं। मैंने उनके हाथ पैर जोड़े, मैंने बोला नहीं सर, मुझे मेरा घर है वो और कुछ तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि एक काम करो, आप पंचनामा लेके आओ कि आप इतने सालों से, मतलब 83, आप तो पैदा भी नहीं हुए थे तब से आप वहाँ रह रहे हो, मतलब आपके पेरेंट्स रह रहे हैं। मतलब ये भी हमें प्रूव करना पड़ रहा है कि ये हमारी चीज़ है। हाँ, फिर मैंने वो पंचनामा करवाया और कुछ कुछ चीज़ें करी और फिर प्रूव कर दिया हाई कोर्ट में कि ये मेरा घर है और मैं आ रहता हूँ। ये कोई प्लॉट का केस नहीं है या शेड का केस नहीं है। फाइनली केस चलता रहा और मैं रियल एस्टेट को थोड़ा समझता रहा कि मेरे पिताजी से कहाँ गलती हो गई। मेरे पिताजी से गलती ये हुई थी कि उन्होंने प्लॉट खरीदा पर रजिस्ट्री नहीं कराई। उस टाइम इतना अवेयरनेस भी नहीं थी और शायद नॉलेज भी नहीं होता और शायद बताता भी नहीं। एक्चुअली सबसे बड़ा शायद इसमें यह है कि पैसे नहीं होते थे। अच्छा। इंसान जैसे तैसे प्लॉट खरीदता था और जब भी वो प्लॉट की किस्तों से फ्री होता था, रजिस्ट्री कराने के पैसे ही नहीं होते थे उसके पास। तो वो सोचता था कि ठीक है, जब थोड़े से पैसे आएंगे तो मैं इसकी रजिस्ट्री करा लूँगा। तब तक मैं एक काम करता हूँ, उस पैसों से पंखे खरीद लेता हूँ। एक बेसिक हाँ, इंसान की बेसिक नीड फुलफिल होगी, उसके बाद वो जाएगा। एक लोअर मिडिल क्लास। किसी को नहीं पता है कि उसकी आयुष कितनी है। माय फादर वाज ओनली 32 व्हेन ही गॉट एक्सपायर्ड। मतलब वो दुनिया से कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ या? हाँ, वो एक्सीडेंट में, मतलब टिमरनी रोड पे ही एक्सीडेंट हुआ था। किसी मैरिज में गए थे तो एक्सीडेंट से हुआ। तो उस सदमे से हम उभर पाते, इस बीच में हमारे ऊपर केस लग गया। अब आप सोचिए कि कह सकते हैं कि यार मौके का भी किसी ने फायदा उठाया। बिल्कुल सच्चाई है, मौके का फायदा ही उठाया गया। मौके का फायदा ही उठाया गया। सर दुनिया ऐसी है। दुनिया ने देखा कि एक इंसान था जो जा चुका है, उसकी विडो, मेरी मदर की एज 28 थी और मेरी एज 5 साल की थी। बच्चा छोटा है और बच्चा छोटा है, क्या कर लेगा? ये मैडम भी कब तक केस लड़ेंगी? थोड़े दिन तक लड़ेंगी। ससुराल वाले या मायके वाले कितनी बार साथ देंगे? अभी अपने पति के गम से उभरेगी या केस लड़ेगी? और उस टाइम शायद लीगल बैटल फाइट करना इतना इजी नहीं होता था। सर उस टाइम क्या आज भी आसान नहीं है? आसान तो आज भी नहीं है। मतलब आप इंदौर के कोर्ट में जाके एक बार चेक करिए कितने केसेस लगते हैं और रोज कितनी हियरिंग होती है। तो केस लड़ना किसके लिए आसान है? बिल्कुल आसान है। तो एक विडो लेडी के लिए तो बिल्कुल आसान नहीं था। बट हाँ, मेरी मदर ने फाइट बैक करा
और मैंने सीखा कि लड़ते कैसे हैं। मतलब मेरे को इतना लड़ना नहीं आता। मैं शायद आज यहाँ पे संदीप शुक्ला या संदीप भैया की आप उपाधि दे रहे हैं, इस लायक बिल्कुल नहीं था। मैं तो एक नॉर्मल सा संदीप था। पर यहाँ से जर्नी जब चालू हुई तो मैंने सीखा कि मेरी मदर एक तरफ जिसके पास कुछ नहीं है और वो लड़ रही है। और थोड़ा सा और जाऊँ पीछे तो अनकम्पेयर व्यक्ति में शी वॉज नॉट परमानेंट ऑल्सो। मेरे फादर की जगह जॉब में जब वो आई तो वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं थी। देन वो कठिन एटमॉस्फेयर में जॉब नहीं कर पाई तो उन्होंने ट्रांसफ़र लिया यहाँ पे। किस्मत से ट्रांसफ़र हमारा इंदौर हुआ और इंदौर ITI में उन्होंने अपनी पूरी सेवाएं दी और पूरा अपना जीवन का सफ़र तय किया। बट हाँ, जब हमने वो केस लड़ा और हम जैसे तैसे हमने उस मकान से या घर से मुक्ति पाई, वो किसी को सेल करा कि भैया अब आप संभालो, हमसे तो नहीं संभालते बनेगा। हम इंदौर आ गए और इंदौर में फिर हमने हमारा खुद का घर लिया सुखलिया में। मतलब कह सकते हैं एक मुसीबत के कारण आपका इंदौर आगमन हुआ। हाँ, और इसी के मतलब साथ एक प्रॉब्लम थी जिससे आप फाइट कर रहे थे और वो फाइट आपको इंदौर लेके आई। और इंदौर नो डाउट इज़ अ ब्लेस्ड सिटी और इंदौर जो भी आता है उसको इंदौर ने हमेशा दिया है। नहीं, ये महान अहिल्या की नगरी है और मेरे को लगता है यहाँ कोई भूखा सोता नहीं है। मैं जब यहाँ इंदौर आया तब मेरी उम्र बहुत कम थी, मतलब आई वॉज इन 9th क्लास। और उसके बाद केस मैंने बताया जैसे जबलपुर में हमने सॉल्व करा और मेरे को रियल एस्टेट से टच होने लग गया। उसके बाद मैंने यहाँ से स्कूलिंग करी। मारथोमा करके एक छोटा सा स्कूल है जहाँ से मैंने अपनी 12th करी है। उसके बाद PMB गुजराती कॉलेज है जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन करा है। और इंदौर इंदिरा करियर स्टडीज़ जो स्वप्निल कोठारी चला रहे हैं उस कॉलेज से मैंने MBA करा है। तो मेरा पूरा जीवन इंदौर में ही गया। रियल एस्टेट की हम बात करेंगे भैया। उसके पहले जैसे भी आपने एक वर्ड बोला था कि मेरी मदर के पास कुछ ना होने के बाद भी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। और शायद हम भी डे टू डे या मेरे भी लाइफ में मैं पर्टिकुलर देखता हूँ, जब कुछ नहीं होता ना तो हिम्मत सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो पर्टिकुलरली जो आप जिस फील्ड में, उसको तो मैं अभी बहुत एक लंबा कन्वर्सेशन करना चाहूँगा क्योंकि आप जिस अभी सेगमेंट को केटर करने जा रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता है इंदौर में। तो उसके लिए थोड़ा हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन अब चूँकि संदीप भैया की आपको उपाधि दी है तो मुझे जो आपकी स्ट्रगल स्टोरी आपने अभी बताई वो तो एक प्रॉब्लम बता दी कि भाई ये प्रॉब्लम हुई तो मेरा इंदौर आना हुआ। लेकिन उसके पहले एज अ रियल्टर या एज अ आप एक कंपनी को ओन करते हैं जो रियल एस्टेट में काम करती है, तो वो जर्नी भी कोई कम नहीं रही होगी। क्योंकि आपने जो मुझे बैकग्राउंड बनाया कि भाई बट ऑब्वियस है आप एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं तो किसी को भी कुछ नॉलेज नहीं होता है और नॉलेज से ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं होती हैं कि हम खुद का कुछ एक बिज़नेस सेटअप कर पाएँ। तो आपने जैसे बताया आपने इंदौर से पढ़ाई करी, इंदौर में आपकी मारथुमा में एजुकेशन हुई है। तो आपकी जो ये पूरी स्कूलिंग या बोलेंगे कॉलेज कंप्लीट होने के बाद उसके बाद कुछ तो किया होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो क्या वो स्टार्ट रहा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। आपने बहुत कुछ याद दिला दिया मुझे पुराना। एक्चुअली क्या होता है जब मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को मैं संबोधित करूँगा जो सिंगल चाइल्ड होते हैं, एकलौती औलाद हम जो बोलते हैं हिंदी में, इन लोगों के साथ एक बहुत बड़ी परेशानी होती है कि इनको दोस्त ही इनके लिए सब कुछ होते हैं। अच्छा। हाँ, जिन लोगों के भाई या बहन है वो इस फीलिंग को नहीं समझ सकते। हाँ बिल्कुल। जो इकलौते हैं ना वो क्या करते हैं, हर जगह अपना भाई या बहन तलाश करते हैं। उन्हें जब दोस्त मिलता है एब्सेंस रहती है उनकी, वो एब्सेंस रहती है बिकॉज आप अपना दुख दर्द किसी हम उम्र से शेयर करना चाहते हो डेफिनेटली, और आपके पास नहीं है। तो इसी तरह मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त बने। उन दोस्तों के साथ अच्छी बात ये थी और बुरी बात भी थी क्योंकि उनमें से कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं था तो मैं स्पोर्ट्स को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। बट हाँ, वो लोग बिजनेस कम्युनिटी से थे, कुछ अच्छी हाई क्लास जॉब से थे। तो उनके फादर और उनके मदर में मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो जब मैं इंदौर आया तो मैंने उन लोगों से सीखा कि यार आप लोग कैसे सोचते हो और हम कैसे सोच रहे हैं। बिकॉज मैं एक गवर्नमेंट बैकग्राउंड से, मेरी मदर गवर्नमेंट, हम लोग मिलकर लोअर मिडिल क्लास फैमिली की सोच भी अलग ही होती है, वो बेसिक पे रहते हैं हमेशा, वो बेसिक पे रहते हैं। तो मैंने स्कूलिंग करी तो वहीं पे किसी ने बोला कि अब आगे है ना अपन मैथ्स में, मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था, बोले कॉमर्स करेंगे क्योंकि MBA करना चाहिए, MBA एक अच्छी फील्ड है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने 2008 में पास आउट हूँ MBA, तो उस समय MBA की काफ़ी वैल्यू हुआ करती, क्योंकि मैं भी 2008 ही पास आउट हूँ तो यू कैन अंडरस्टैंड। तो MBA क्यों करना है इसकी क्लैरिटी नहीं थी। तो मेरे एक दोस्त थे, उनके फादर किसी बड़ी कंपनी में थे, उनके बॉस से हम मिलने गए तो उन्होंने बताया कि MBA करना है ना तो यू नीड टू क्रैक कैट। उस समय कैट करके एक एग्ज़ाम होती थी और एटमा और स्नैट और काफ़ी सारी अलग अलग इंस्टीट्यूट के लिए अलग अलग एग्जाम। तो अगर आपने BSc या इंजीनियरिंग करी तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो हमने बोला फिर क्या करना चाहिए, तो उन्होंने BCom करो, आराम से पास हो जाओगे। मेरी मजबूरी अलग थी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी क्योंकि इतना हाई ब्रांड, तो मैं जॉब भी करता था और BCom भी करता था।
तो MBA आपने फुल टाइम किया पार्ट टाइम? नहीं, MBA मैंने फुल टाइम करा, पर बीकॉम जो था, क्योंकि PMB गुजराती कॉलेज था तो बहुत ज़्यादा जाना जरूरी नहीं था, तो मैं साथ में जॉब भी करता रहा और एग्जाम देने के लिए। क्या जॉब करी थी आपने उस टाइम? मेरा जॉब अगर आप सुनेंगे तो बहुत ही अलग अलग फील्ड में था। मेरी करियर स्टार्ट हुआ यूरेका फोर्ब्स से। हाँ, क्योंकि उस टाइम अनएजुकेटेड लोगों को क्या जॉब मिलेगा? आप एक्चुअली क्या है, कंधे के ऊपर आपने एक्वागार्ड सुना होगा, वाटर प्यूरीफायर, साथ में आपने वैक्यूम क्लीनर सुना होगा, वो मैं घर घर जाके डेमोन्स्ट्रेशन देता था और बेचता था। ओके। और उसके लिए मुझे 18 साल का होना जरूरी था। तो मैं जैसे 12th हुई तो मेरी पहली नौकरी में कोई अपॉइंटमेंट लेटर आज भी रखा है मेरे पास, तो मैंने वहाँ स्टार्ट करा और लोगों के घर एक्वागार्ड लगाया। एक्वागार्ड के बाद मुझे फिर मौका मिला एक इवेंट कंपनी में काम करने का, तो उसके तहत मैं आइशर कंपनी के प्रमोट करता था ट्रक्स। तो पूरे इंडिया मुझे सुपरवाइजर, मेरे पास 3 गाड़ियाँ होती थी, उनके 3 ड्राइवर होते थे और मैं सुपरवाइजर हुआ करता था। और मुझे आइशर के जो मॉडल होते थे उनको प्रमोट करना रहता था ढाबे ढाबे जाके। तो पूरा मध्य प्रदेश ढाबे पे जाके प्रमोट तो करना ट्रक कहाँ प्रमोट होगा, क्योंकि ट्रक तो वहीं प्रमोट होगा। और उसके बाद मुझे 100 रुपये रोज के मिलते थे और 200 रुपये जिसको भत्ता बोलते हैं, DA, डेली अलाउंस, तो वो मिलता था। जिसके उसके मतलब वो कब मिलेगा, जब डीलर मुझे NOC देगा। डीलर लिखेगा कि मैं इनके द्वारा करी हुई एक्टिविटीज संतुष्ट हूँ। अच्छा, वो सैलरी बेस नहीं था? सैलरी नहीं था, दैट्स अ पर डे। तो ये काम मैंने किया, तो इसके तहत पूरा इंडिया घूमने का मौका मिला मुझे। तो उसमें ऐसा भी होता होगा कि भाई जिस दिन नहीं हुआ उस दिन मिलता भी नहीं होगा? नहीं, फॉर्चुनेटली तो हमको 25 दिन काम करना रहता था ना, 5 दिन के लिए हम घर आते थे। अच्छा। हम तो वहीं रहते थे, कई बार ढाबे पे सोए, कई बार ट्रक में सो गए। अच्छा। हाँ, दिस टाइप ऑफ एक्सपीरियंस जो मुझे मिला, एक बहुत ही अच्छा अनूठा अनुभव था। बहुत सारे दोस्त बने उसमें, ड्राइवर्स मेरे साथ होते थे, किसी तरह उनका जीवन देखा मैंने। कुछ लोग भगवान के पास चले गए। उसी टाइम पे सुनामी आई थी, अगर आपको पता हो तो कुछ जैसे मेरे को टूर मिला था पंजाब का और राजस्थान का। अच्छा। मैं गाड़ी लेके उधर गया, किसी को मिला था चेन्नई का और वो वापस ही नहीं आए। सो आई थॉट कि नहीं यार, ये तो बड़ा डेंजरस है ट्रक के ऊपर चलना, मतलब जिसमें से ट्रक के ऊपर चलना ऑलमोस्ट डेंजरस ही है वो। तो फिर मैंने वहाँ से छोड़ा और मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि पढ़ ले भाई, बीकॉम पास नहीं हो पाएगा। तो अगेन गेट बैक इनटू एजुकेशन। फिर मैं पढ़ने लग गया। मैंने ठीक है, जैसे मेरा ग्रेजुएशन हुआ, बट चूंकि जॉब और ग्रेजुएशन को साथ में करने में मेरा डिवीजन 1st से 3rd आ गया। तो वो तो बट ऑब्वियस है, क्योंकि हम टाइम अल्टीमेटली एक ही जगह, मतलब मैं मैथ्स से मैंने 12th करा था और अच्छे खासे परसेंटेज थे मेरे, बट चूंकि मेरा कंसंट्रेशन पढ़ाई पे था ही नहीं, नौकरी पे था कि कुछ हो जाए। और दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भी चलती हैं उस टाइम, क्योंकि हम एकदम एक मिडिल क्लास की या लोअर मिडिल क्लास की प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, वो किसी को समझ नहीं। मैं सही बोल रहा हूँ, उसको अपन जैसे आप बोल रहे हैं इतना ईजी नहीं है डिस्कस करना। अब मैं किसी को नहीं समझा सकता कि 60+ % वाला बच्चा 50% भी क्यों नहीं बना पाया। और जैसे ही आप 3rd डिवीजन पे आते हो, आप पास तो हो जाते हो, पर कोई भी अच्छा भी स्कूल आपको एडमिशन ही नहीं देता। और अच्छा, उस टाइम एक ऐसी भी चीज़ होती है, किसी को हमारी स्ट्रेंथ नहीं पता होती है। उसे ये नहीं पता है कि मैं मैथ्स में स्ट्रांग। हाँ, उसे ये पता है कि मैं 3rd आ गया हूँ। सर, फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट बात यह है कि आपसे पहले आपका CV अंदर जाता है। ये तो अच्छी बात है कि आप ब्रॉडकास्ट करो, अगर आप यहाँ पे ही पहले CV अंदर लाओगे तो परसेंटेज पूछोगे तो शायद उस बेसिस पे मैं नहीं बैठ पाऊंगा। मतलब मैं तो पर्टिकुलरली बैठ ही नहीं सकता। तो धीरे धीरे, खैर आज की डेट में ये जो मीडिया है या व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी है, इसने बहुत सारी चीज़ें लोगों के पास पहुँचाई है, अच्छी और बुरी भी। अच्छी और बुरी दोनों है। इसमें अच्छी बात यह है कि अब आज की डेट में लोगों को पता चलता है कि जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ प्रिंसिपल के मार्क्स बहुत अच्छे नहीं थे, बट शी इज़ द प्रिंसिपल बिकॉज उनके प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग है। तो प्रिंसिपल का मतलब समझ में आया। वो प्रिंसिपल नहीं, ये प्रिंसिपल, लाइफ प्रिंसिपल इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वही बात होती है कि फिर क्या होता है, आपको अच्छे भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है, आप वापस से डिमोटिवेट हो जाते हो। बट जैसे तैसे उस समय आप वापस से ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज़ का वापस से बोलबाला हुआ था। तो पता चला कि ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी इंदौर में आ रही है, देन आई गॉट एडमिशन इन दैट। और वहाँ पे मैंने 2 साल का MBA करा और वहाँ मुझे बहुत अच्छा साथ मिला। और वहाँ के मेरे जो दोस्त थे, उनमें से 2-3 लोग रियल एस्टेट में एंटर हुए। और उनके थ्रू मुझे पता चला कि रियल एस्टेट कुछ होता है और इसमें ट्राई करना चाहिए। तो ये एक जीवन का अध्याय अलग है। बट हाँ, वहाँ से लेकर यहाँ तक की जो जर्नी थी, उसमें दोस्तों का बहुत योगदान रहा। दोस्तों का तो सर ऐसा है, इंदौर टॉक को बनाने में भी एक, हाँ, आपको पता ही होगा कि एक दोस्त है, आज भी हम एग्जिस्ट करता है, वो उसका बड़ा योगदान है। और पर्टिकुलरली मुझे बनाने में भी उसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आज मैं पर्टिकुलरली बोलूँगा तो मैं उसी की जगह पर बैठ के काम करता हूँ। तो ये आपने सही बात कही, लेकिन रियल एस्टेट में आना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि और ख़ासकर जब आपके पास बैक पे कुछ नहीं हो, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो रिसोर्सेज हो, चाहे अच्छे मेंटर्स हो, तो आप डायरेक्ट तो नहीं आए होंगे, आप कहीं ना कहीं से फिर एक लंबा रास्ता तय किया होगा। तो वो कैसे तय किया, या क्या क्या उसमें एवेन्यूज़ रहे, क्या सीखा पहले कि डायरेक्ट
रियल एस्टेट में आ अब आते गए। हैं ये जो चीज़ है, ये आजकल के बच्चे जो प्लेसमेंट के लिए परेशान हो रहे हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। एक प्लेसमेंट नाम की चीज़ होती है जिसके कारण अभी लोग भी होती है। अभी भी होती है, और उस प्लेसमेंट के चक्कर में लोग एडमिशन लेते हैं किसी भी कॉलेज में। और शायद किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने का बेस ही लोग प्लेसमेंट देखते हैं। सच्चाई है, सच्चाई है। और मेरे हिसाब से लोगों को अब वो देखना चाहिए कि वहाँ से जो स्टूडेंट निकले वो कितने इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, या कौन क्या क्या बिजनेस ओन करता है, रादर देन प्लेसमेंट। ट्रू। एक्चुअली देखिए, किसी भी कॉलेज में 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, गधे, घोड़े, खच्चर। आई एम सॉरी, इसको कोई भी अन्यथा नहीं लीजिए। गधे का मतलब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, जिन लोगों के परसेंटेज या परसेंटाइल कभी अच्छे नहीं बनते हैं। खच्चर वो होते हैं जो हमेशा 50 से लेकर 70 के बीच में स्ट्रगल करते रहते हैं। और घोड़े वो होते हैं जिनका 99 हो गया, शिट 100 कहाँ गया, 1% पे भी उनको रिग्रेट रहता है। तो प्लेसमेंट अच्छी बात यह है कि बी स्कूल्स में आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 90% वाला ही सिलेक्ट नहीं होता है, कम परसेंटेज वाला भी सिलेक्ट होता है। क्योंकि टेक्निकली मैं बी स्कूल्स की बात करूं तो वहाँ पे जीडी भी होता है और डिस्कशन भी, जिसको ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं, और दूसरा होता है पर्सनल इंटरव्यू, पीआई बोलते हैं। पीआई। तो जीडी और पीआई में आपकी वो स्किल्स देखी जाती है जो राइटिंग से नहीं आती है। तो किस्मत से मेरा भी प्लेसमेंट एक अच्छी जगह हुआ। मैं चेन्नई गया था। लाइफस्टाइल बैंक, अगर आपने सुना हो, स्टेम सेल्स का प्रिजर्वेशन होता है, हेल्थ सेक्टर में आता है ये, स्टेम सेल्स। तो उससे मेरा प्लेसमेंट हुआ और मुझे चेन्नई मिला था। मैं चेन्नई गया और एक अच्छा प्लेसमेंट था, जॉब मिली, लगा कि एक अच्छी रेपुटेड जॉब है, उसको करना चाहिए। पर 6 महीने चेन्नई में रहने के बाद इंदौर की याद आ गई। नहीं, इंदौर तो ऐसा है कि जो एक बार आया है वो वापस दूसरी सिटी में रह नहीं सकता। बस तो वहाँ जाने के बाद अपनी सिटी की वैल्यू समझ में आई कि हाँ भाई, नहीं, इंदौर छोड़ के नहीं जा सकता। और खासकर चेन्नई, वहाँ का तो फूड कल्चर ही अलग है, लैंग्वेज अलग है, लाइफस्टाइल भी अलग ही होगी। लाइफस्टाइल भी अलग है। तो मैं फिर वापस आया। वापस आने के बाद यहाँ पे वही रियल एस्टेट वाले मेरे दोस्त मस्ती करते हुए दिखे। उनसे पूछा मैंने, यार तुम लोगों ने रियल एस्टेट लिया था, मेरा ये था 6 महीने बाद अपन मिल रहे हैं। और वो दोनों जॉब कर रहे थे रियल एस्टेट? हाँ, वो रियल एस्टेट में जॉब कर रहे थे। एक रेपुटेड कंपनी है इंदौर की, आज भी वो लोग मेरे दोस्त हैं। तो उन्होंने बोला देखो भी रियल एस्टेट में ट्राई करना चाहिए। मैंने, भाई मेरे को तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। बोले कोई बात नहीं अभी। और अच्छा, मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा, उस टाइम क्या प्लेसमेंट रियल एस्टेट में नहीं होते थे क्या? नहीं भैया। अच्छा, रियल एस्टेट ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं हुआ करती? रियल एस्टेट को कोई इंडस्ट्री मानता ही नहीं था ना। अच्छा। रियल एस्टेट कितने लोग ऑर्गेनाइज, अच्छा एक बात बताइए, आज भी कितने लोग ऑर्गेनाइज रियल एस्टेट कर रहे हैं बताइए आप? लिमिटेड है। 90% बोलते हैं कैश में तनख्वाह लोगे क्या? हम लोग अभी भी कह सकते इतना एक बड़ी इंडस्ट्री ले चुकी है रियल एस्टेट, और लेकिन आज भी एक बोलेंगे ना, प्रोफेशनली बोलें तो अक्लेम नहीं है। अक्लेम नहीं है। एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज का प्रॉब्लम है। एक्चुअली में रियल एस्टेट को गलत नहीं होगा अगर मैं बोलूँ कि पैरेलल इकोनॉमी पे वर्क करती है। आप किसी भी किसान से ज़मीन लेने जाते हैं तो वो बोलता है गाइडलाइन अलग है और मार्केट वैल्यू अलग है, दोनों अलग। आप किसी से प्लॉट लेने जाते हैं तब भी वो ये बोलता है गाइडलाइन अलग है और मार्केट वैल्यू अलग है। जब आप किसी से फ्लैट लेते हैं तब शायद ऐसा हो जाता है कि 100% आपको लोन मिल जाएगा। इसीलिए आज भी लोग फ्लैट लेना चाहते नहीं है, पर उनको लेना पड़ता है क्योंकि लोन उसी में ज़्यादा मजबूरी है। तो एनीवे, मेरे को उस समय रियल एस्टेट का पता चला कि वॉक इन इंटरव्यू चल रहे हैं। विस्तारा टाउनशिप एक कॉलोनी, अगर आप जानते हो, आज के डेट में एक बहुत बड़ी टाउनशिप है। और एक उस समय वो सिर्फ एक ज़मीन हुआ करती थी और वहाँ पे बाईपास एक वर्ड हुआ करता था, रोड नहीं हुआ करता था, जिसपे जाना अपने आप में खतरों से खाली नहीं था। तो बाईपास पे बहुत कम प्लेयर्स थे। मैं अगर नाम लूँ तो एक सहारा था, एक सिल्वर स्प्रिंग था, एक DLF था, एक ओमैक्स था और एक विस्तारा था। ये 5 प्लेयर्स थे। और ये कौन सी ईयर की बात है? बाईपास 2008। मतलब ऑलमोस्ट 16 साल हो गए। मतलब आप ये मान लीजिए मेरी जन्मभूमि सुखलिया रही है इंदौर में और कर्मभूमि बाईपास रहा है। तो मेरा पूरा जीवन बाईपास पे, 2008 से लेकर आज तक मैं बाईपास पे ही हूँ। तो बाईपास को मैंने बनते हुए देखा, बाईपास पे चेंजेस होते हुए देखे, बाईपास पे हैबिटेशन आते हुए देखा और बाईपास को अपनाते हुए देखा कि बाईपास पे लोगों को कितना अच्छा लग रहा है रहना। तो बस वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ और जो मेरे बॉस थे उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि अब आपको 2 साल का MBA करना है रियल एस्टेट में। तो मतलब मेरे को ये समझ में आ गया कि मुझे 2 साल के पहले नौकरी नहीं छोड़नी है। तो दैट वाज नॉट अ टफ और अ ईजी डिसीजन। बट हाँ, ये था कि ठीक है 2 साल के लिए इन्होंने बोल दिया तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बट हाँ, सैलरी बहुत कम हो गई थी। बट मैंने एक ही चीज़ सोची कि मुझे सीखना है। तो मैंने 2 साल नहीं, मैंने लगभग 7 साल काम करा विस्तारा में। और मैंने सन 2014 में आके अपनी जॉब छोड़ी। नहीं, ये एक आपका डिसीजन अच्छा रहा कि आपने सैलरी को प्रेफरेंस ना देते हुए नॉलेज को प्रेफरेंस दिया, क्योंकि अब जिस एरा में हम हैं वहाँ पर सबसे पहले सैलरी को प्रेफरेंस दी जाती है। ये नहीं सोचा जाता है कि मेरे पास नॉलेज कितना है या मुझे यहाँ से कितना नॉलेज मिलेगा। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैंने भी 6 साल एक ही कंपनी में जॉब की और मैंने जब ज्वाइन किया तो शायद मेरी 5,000 सैलरी थी और मैंने जब छोड़ी तो मेरी 10,000 सैलरी हुई। लेकिन मैंने एक डेजिग्नेशन और नॉलेज में एक बहुत बड़ा जंप किया। मैंने ज्वाइन किया एज अ कंट्रोल रूम ऑपरेटर
मतलब वो 6 लोग मिलके कंट्रोल रूम संभालते हैं, तो उसमें से मैं एक था। लेकिन जब मैंने छोड़ा तो मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर था, MPC। तो मेरे अंडर 16 सेंटर थे, हर सेंटर में 6-6 लोग थे। क्या बात है। तो मुझे वो जो जंप मिला वो मेरा एक बोलेंगे ना इंसेंटिव था। हाँ। कि मैंने 6 साल इस कंपनी को कुछ दिया है, तो इस कंपनी ने मुझे इतना नॉलेज और वो बोलते हैं ना फ्रीडम दिए काम करने की, कि जो करना है करो। तो इम्पोर्टेंस वो नहीं रखता उस टाइम पैसा, क्योंकि जब आप एक, जैसे आपके साथ भी यही हुआ है कि जब आप एक कैरियर बनाना शुरू करते हैं तो उस टाइम आपको बेसिकली नॉलेज पे ही फोकस होना चाहिए। ट्रू। क्योंकि अगर कोई भी एक चीज़ मिलेगी, या तो नॉलेज मिलेगा या तो पैसा, आगे ना पीछे दोनों चीज़ मिल जाएंगी। तो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए नॉलेज, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। बिल्कुल सही। थोड़ा सा अध्यात्म में अगर अपन जाएं तो इसी को बोला है सरस्वती जी और लक्ष्मी जी। इसका बिल्कुल सीधा सीधा आप देखेंगे सीक्वेंस है। आप राम जी को देख लो या किसी को, तो सबने बाल्यकाल में ही सरस्वती जी को अर्जित किया है। कोई बड़े होके पढ़ने नहीं गया और कमाने कोई बचपन में नहीं लग गया। तो इसका तरीका ये होता है कि पहले आप में नॉलेज आता है, फिर आप में विजडम आता है। तो क्लियर है, अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो लक्ष्मी जी अपने आप आएंगी। अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो लक्ष्मी जी कितनी भी हों चली जाएंगे, रुकेंगी नहीं रुकेंगे। लक्ष्मी तो चंचल हैं साहब। और अगर हम बात करें कि अगर आपके पास लक्ष्मी जी आ रही हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सरस्वती जी की ही देन है। आज आप और हम बात कर रहे हैं तो मैं अपनी बात कितनी अच्छी तरह आपको समझा पा रहा हूँ, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं आपसे बात करते करते अपनी बात समझा ही नहीं पाऊंगा तो मैंने कितना भी स्ट्रगल करा होगा वो सुनने योग्य नहीं है। और दूसरी भाषा में शायद आपके पास कितना भी पैसा हो, हाँ, अगर आप अपने आप को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं, ट्रू तो उस पैसे का भी कोई मतलब नहीं। इंग्लिश कहावत है, उसका अर्थ यह है कि इंटेंशन जो होता है वो भगवान देखता है और प्रेजेंटेशन इंसान देखता है। डेफिनेटली मेरा इंटेंशन अच्छा है पर मेरा प्रेजेंटेशन बहुत खराब है, तो मैं क्या संबोधित करूंगा आपको। डेफिनेटली ये कहानी है। तो आपने बताया कि आपने विस्तारा में ज्वाइन किया, और उस टाइम शायद 2008 की जो बात बता रहे हैं, बाईपास जैसी जगह, फिर आपने यहाँ पर टफ चीज़ चूज़ कर लिया। ऑप्शन तो सिंपल भी होंगे कुछ इंदौर में कि भाई एक होता है ना कि इस एरिया में तो ऑलरेडी यार रियल एस्टेट खूब बिक रहा है, जैसे अभी हम इंदौर उज्जैन खूब बिक रहा है, सुपर कॉरिडोर लोग खूब बेचते हैं, तो ऐसे कुछ रहे होंगे उस टाइम भी एरिया। तो क्या आपको आदत थी क्या कि मेरे को तो यार थोड़ी सी मुसीबतों वालों में ही पहले जाना है? नहीं, मेरा जो ना दोस्त का योगदान है। मेरा बेस्ट फ्रेंड है रोहित नाफड़े, वो एक बात बहुत बोलता है कि तू हमेशा हार्ड रास्ता चुनता है। हाँ। पर ऐसा नहीं है, मेरे को मिलता ही हार्ड रास्ता है। अच्छा, किस्मत में भी हार्ड रास्ता है। शायद भगवान चाहता है। देखो, आसान रास्ते पे चलने वाले लोग शायद अलग होते होंगे, हार्ड रास्तों पर जीतने वाले लोग अलग हैं। ओके। मतलब मैं हार्ड रास्तों पे चला पर वहाँ पे सफलता मिली, मतलब वो मेरे लिए ही थे। शायद मैं आसान कैच छोड़ देता, हम क्रिकेट की बात करें तो सिंपल कैच छोड़ देता और डिफिकल्ट कैच पकड़ लेता हूँ, होता ही हो। तो मुझे स्लिप पॉइंट मिला है जहाँ पे डिफिकल्ट कैच ही आएंगे। अब मुझे अपने आप को प्रूव करना है कि मैं जॉन्टी रूट्स हूँ या नहीं हूँ। और उस टाइम शायद ये विस्तारा जो टाउनशिप है या ओमिक, जो मतलब इंदौर उस समय का कुछ अलग था। जनरली कॉर्पोरेट जो भी रियल एस्टेट डेवलपर्स होते हैं उनके लिए इतना स्कोप इंदौर में हुआ नहीं करता था। और क्या बोलेंगे ना, नई प्रोडक्ट को इतना जल्दी एक्सेप्टेंस भी नहीं मिलता मार्केट में। और पहली बात तो यूज़र भी नहीं होते थे यार, वही सोचते थे कौन बाईपास पे जाके प्रॉपर्टी लेगा, कौन, या इन्वेस्टर भी सोचता होगा जो फ्यूचरिस्टिक सोचता है वही इन्वेस्ट करता है ऐसी चीज़ों में। सही बात है। तो जब आपने वो जर्नी स्टार्ट करी विस्तारा की, ऑलमोस्ट शायद आपने कितने साल दिए वहाँ पर? 7 ईयर्स दिए। तो डे 1 का जो सीन रहता है किसी भी ऑफिस का, मेरा भी रहा है और मेरी भी उससे बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है। तो वो डे 1 का सीन बोलते हैं ना, हम एक पहले तो एक ऐसी इंडस्ट्री में आ गए जिसके बारे में हमको कुछ नहीं पता, दूसरे हम ऐसी जगह पर आ गए जिसके बारे में अभी शहर को ज़्यादा नहीं पता है। तो जब वहाँ संदीप भैया खड़े थे तो उन्होंने क्या सोचा होगा कि यार ये बाईपास का तो फ्यूचर, या देख लिया होगा, ये किसी किसी को दिखता भी है वो, जैसे मुझे मेरे इस फील्ड का फ्यूचर दिखता है। दैट्स वाई मैं इतना इसमें मेहनत करता हूँ। अगर मुझे नहीं दिखता होता तो मैं नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। बहुत अच्छी बात, मैं अपनी जॉब करता होता। बिल्कुल सही बात। लेकिन फ्यूचर है। देखिए, मैं आपने जो बात बोली है इसको अपन और समराइज करते हैं। इसको बोलते हैं विजनरी व्यक्ति। बहुत सारे लोग विजनरी व्यक्ति होते हैं। अब हम सोचते हैं कि यार रतन टाटा विजनरी थे तो उनको पता था कि कौन कौन से बिजनेस कहाँ कहाँ जाएंगे और उन्होंने उसमें काम किया। जब मैंने ज्वाइन करा 2 साल का जो मेरे से कमिटमेंट लिया गया कि तुम 2 साल तक नहीं जाओगे छोड़ के, उस 2 साल में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उस 2 साल में बहुत ऑप्शंस आए मेरे पास। यू वुडंट बिलीव इट कि मेरे पास एक्सिस बैंक आया और मैं उसमें सिलेक्ट हो गया था। और वो अच्छा कॉर्पोरेट जॉब होता है। हाँ, व्हाइट कॉलर जॉब था और मेरी शादी भी नहीं हुई थी। तो मुझे लगता था कि बैंक के अधिकारी से शादी कराएगा आदमी कि किसी रियल एस्टेट वाले से कराएगा। तो हाँ, मुझे तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। बट मैंने चूज करा विस्तारा में रहना। मैंने एक्सिस बैंक को मना करा कि नहीं, मैं सर आपके यहाँ जॉब नहीं कर सकता।
उनको अच्छा भी नहीं लगा कि मैंने रिटर्न एग्जाम दी, मैंने पीआई करा और उसके बाद सिलेक्ट होकर मना कर रहा हूँ कि मैं नहीं कर रहा। पर उसका मैं एक रीज़न बताता हूँ, 2 चीज़। पहली चीज़ तो इंदौर छूट रहा था। अच्छा, वो इंदौर की जॉब नहीं थी? हाँ, मतलब एक्सिस बैंक में जो है मतलब सर्कल अलग अलग रहते हैं। मेरा सिलेक्शन हुआ था रायपुर सर्कल में, नागपुर पे उधर कहीं गया था मैं, तो रायपुर सर्कल कहलाता है वो, तो वहाँ कहीं मुझे जॉब मिल रही थी। तो मैंने ठीक है, मैंने तो मना ही कर दिया और मैंने यहाँ पे मेरे को अच्छा हाइक मिल गया। अब सैलरी में हाइक मिलना आप समझ सकते हैं, एक सपना रहता है जब भी एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, तो मुझे एक अच्छा हाइक मिला। तो मैंने सोचा कि मेरे को यही करना है, पर तब तक मैं इतना नॉलेजेबल हो चुका था कि मैं बहुत कुछ बता सकता था कि प्लॉट क्या होता है, विला क्या होता है, ट्विन हाउस क्या होता है, रो हाउस क्या होता है। ये सब बहुत सारे लोगों के लिए आज भी अनभिज्ञ है। मिड राइज क्या होता है, हाई राइज क्या होता है, पता ही नहीं है लोगों को। और मैं वह व्यक्ति था जो बाईपास पे ये सब बेच रहा था। उस समय मैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने एक मल्टी बेची थी बाईपास पे। जो मल्टी बेच, मतलब आप सोचो प्लॉट नहीं खरीद रहा कोई, विला नहीं खरीद रहा, मल्टी कौन खरीदेगा, कोई फ्लैट कौन कोई फ्लैट, मतलब विद इन द सिटी लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करते, क्योंकि इंदौर का जो कल्चर रहा है वो शुरू से प्लॉट वाला रहा है। तो और इंडिपेंडेंट घर खुद का चाहिए लोगों को। बिल्कुल, खुद की जमीन और खुद का आसमान। बाईपास पे हम तब तक फ्लैट बेच चुके थे, तो मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा। मुझे लगा कि नहीं, शायद मैं इसीलिए बना हूँ, चूंकि मेरी बचपन की आपने रियल एस्टेट की कहानी सुनी है, तो मैंने सिर्फ अच्छे लोगों को अच्छी चीज़ दी। मैंने अपना मार्जिन, अपना प्रॉफिट या अपना स्वार्थ नहीं देखा। मतलब वो आपने जो प्रिंसिपल वाली बात कही थी कि वो आपके जो प्रिंसिपल हैं, मेरे प्रिंसिपल्स बिल्कुल क्लियर, हाँ, वही लेके गए। क्योंकि मुझे लगता है जिस प्रकार मेरी मदर परेशान हुई प्रॉपर्टी को लेके, उस तरह कोई और परेशान ना हो। क्योंकि जैसे आपके भी मित्र हैं जो असमय चले गए दुनिया से, मेरे फादर हैं जो असमय चले गए, ऐसे बहुत से लोग हैं, किसी को नहीं पता किसकी आयुष कितनी है। डेफिनेटली। तो प्रॉपर्टी लीगल होना सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी तो कोई भी दिला देता है। इंदौर में पता नहीं कितने लोग होंगे जिसको आप बोलोगे, बोलेगा मैं दिला देता हूँ, बट लीगल प्रॉपर्टी लेना और उसको लीगली अपने नाम पे रखना, यह एक आर्ट है। उस दस्तावेजों को कैसे संभाल के रखना है, उन दस्तावेजों से कैसे लोन लेना है, उन दस्तावेजों को समय आने पे किसी को बेचते समय प्रॉपरली देना है, ये कोई नहीं सिखाता। डेफिनेटली। मुझे यहाँ पे एक विजन दिखा। लोग तो बहुत हैं जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, पर सही तरीके से प्रॉपर्टी बेचने वाले नहीं हैं। अब क्योंकि वो एक कॉर्पोरेट कंपनी थी और बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ का कल्चर बहुत एथिकल होता है, बहुत एथिकल होता है। तो शायद इस कारण आप और जल्दी उन चीज़ों को सीख पाए। और प्लस पॉइंट क्या हो गया, आपके प्रिंसिपल्स वही हैं। क्योंकि होता है ना कि सही जगह पर सही व्यक्ति रुक सकता है। किसी भी संस्थान में, एक संस्थान जो बहुत इथिकली काम कर रही है, पर किसी को अनइथिकल करना है, वो नहीं रुक सकता। बिल्कुल सही बात। सेम वाइसा वर्सा भी है। अब आपकी दोनों की एक मैच हुई तो आप रुके वहाँ पर। मैंने हमारी कंपनी से सीखा कि प्रॉपर रजिस्ट्री करना, उनको पोजीशन देना, बगल वाला उनके प्लॉट के ऊपर अपना घर का निर्माण ना कर ले, उसके लिए उसे प्रॉपर फेंसिंग बना के देना, ये एक ऐसी चीज़ें थी जो सीखने लायक चीज़ थी। इंदौर में आज भी प्लॉट का कंसेप्ट है। अच्छा, एक बात बताऊंगा मैं आपको, 1991 में जब एलपीजी आया है, लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और उसके बाद एकदम से इंडिया खुला, इंदौर छोड़ो इंडिया खुला। और इंदौर की बात करूं तो इंदौर में भी प्लॉट पे लोन होता है, ये बहुत कम लोगों को पता था। नहीं होता था ना, हम लोगों ने भी प्लॉट लिया था पर लोन नहीं मिल रहा था, तो कैसे तैसे उस फंड को अरेंज किया, LIC पे लोन लिया, तब जाके वो प्लॉट का पैसा चुकाया गया। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। तो उस ज़माने में क्या होता था कि मान लीजिए अगर आपके प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है किसी कारणवश, तो एक तरीका निकला था जिसको बोलते थे TPA, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट। ओके। ये एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता था सेलर, बायर और बैंक के बीच। अच्छा। हाँ, कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश बायर अपना लोन अमाउंट नहीं चुका पाता है, तो जो कंपनी है वो बैंक को ये प्रॉपर्टी दे देगी, और इसके तहत लोगों को पैसा मिल जाता था। अच्छा। बहुत से लोगों ने बाईपास पे इस चीज़ की सुविधा उठाई और इससे पैसा कमाया। अब मैं आता हूँ इन्वेस्टमेंट पे। एंड यूज़र तो ठीक है साहब, जिसको घर बना के रहना है, पर एक तबका वो भी था जिसके घर वालों ने मना कर दिया कि बाईपास पे जाके नहीं रहना है। हाँ, है ना, आज भी लोग होते होंगे जो बोलते हैं, आज भी वो इजीनेस बाईपास पे रहने में लोगों को फील नहीं होती। उस जमाने में ऐसा होता था कि आपने ट्राइपार्टाइट पे लोन लिया हुआ है, तो क्या होता था कि आपको रजिस्ट्री कराना कंपलसरी नहीं है, आप इनको अपना प्लॉट बेच सकते हैं, जिसको एंडोर्समेंट ऑफ यूनिट बोलते हैं। ओके। अब ये चीज़ें भी लोगों के लिए बहुत नई थी। ये सब, ये मेरे लिए भी नहीं है। मैं रियल एस्टेट के 2 एपिसोड कर चुका हूँ अभी तक, लेकिन ये जो आप ये इतनी टेक्निकलिटी में बता रहे हो प्लॉटिंग के ऊपर स्पेसिफिकली, ये मुझे भी अभी नहीं पता, और ये मैंने अभी तक पढ़ा भी नहीं है कहीं, और इंदौर में सुना भी नहीं है कहीं। नहीं, ये मेरा भी सौभाग्य है कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं ये बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इस बारे में नॉलेज है और मैंने ऐसा किया है। मैंने नहीं, हर कंपनी का एम्प्लॉय ने ऐसा करा होगा। कॉर्पोरेट कंपनी में जनरली होता है। तो क्या होता था, TPA पे ट्रांसफर होने लग गई यूनिट। यहाँ पे क्या हुआ कि आपने प्लॉट लिया है और आपने मुझे बेच दिया है, तो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट अब मेरे साथ हो जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ कि जो रजिस्ट्री के लिए आपको कॉस्ट लगानी पड़ती वो नहीं लगानी पड़ी। आपने अलॉटमेंट यानी कि आवंटन पत्र पे मुझे बेच दिया।
और इसमें बैंक इन्वॉल्व हो गई। और बैंक के इन्वॉल्व होने से मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी खरीदी तब 2000 की थी, आज वो 3000 रुपये स्क्वायर फीट की, तो 1000 रुपये का लाभ आपने लिया। इस कारण बहुत से लोगों ने प्रॉपर्टी को एक इन्वेस्टमेंट का तरीका भी बना लिया। मैं एक बात और बोलने वाला हूँ जो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल लगेगी, बट ये सच है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टूल नहीं है, प्रॉपर्टी रहने के लिए हमने आपको प्रॉपर्टी दी थी घर बनाने के लिए, आपने उसको मकान बना के उसका व्यवसाय बना लिया और अब आप उसको 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बेचते जा रहे हैं। और लास्ट एपिसोड में भी मैंने ये इशू रेज किया था, फिर हो क्या रहा है कि अल्टीमेटली एंड यूज़र को वो प्रॉपर्टी इतनी महंगी मिल रही है जो उसकी जस्टिफाइड वैल्यू मुझे तो नहीं लगती है। ये सच है ना। अगर आप देखिए, आपने कोई चीज़ एंड यूज़र के लिए बनाई है और उसको पहले किसी इन्वेस्टर ने खरीद लिया है और उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के एंड यूज़र को दे रहा है, तो एंड यूज़र हो सकता है अफोर्ड कर पाए या ना कर पाए। अगर एंड यूज़र उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो वहाँ पे रहने नहीं आएगा। और किसी भी कॉलोनी का अगर आप चाहते हैं रेट बढ़े, वो विकसित हो, वहाँ पे रहवासी संघ होना ज़रूरी है। रहवासी संघ कैसे आएगा? जब रहवासी आएगा, जब रहवासी होंगे, और रहवासी ही तो एंड यूज़र है। ये इशू अभी बहुत कॉमनली, और मैं पिछले 2 एपिसोड से, पिछले जो रियल एस्टेट के हमारे 2 एपिसोड है उनमें मैंने पूछा भी कि रियल एस्टेट घर से जोड़ा जाता है और घर व्यक्ति कोई इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं करता है, मतलब घर वो एक फीलिंग है, रहना है उससे। लेकिन हमारे इंदौर में पर्टिकुलरली अब जो मैं देख रहा हूँ वो ऐसा होता जा रहा है कि जो अल्टीमेटली आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद जो बायर आएगा खरीदने, उसको शायद वो पता नहीं किस रेट पे वो प्रॉपर्टी मिलेगी, और वो मुझे कई बार हाइपोथेटिकल लगती है। एक्चुअली आपने वही सही बात बोली, मैं फिर से वही रिपीट करता हूँ। मेरी शब्दावली पे ध्यान दीजिएगा। घर और मकान 2 अलग अलग शब्द नहीं, 2 अलग अलग चीज़ें भी हैं। जो मेरे लिए घर है, आप उसके 10 करोड़ रुपए दोगे, मैं नहीं बेचूंगा, क्योंकि मेरी माँ वहाँ रहती है, मेरा बच्चा वहाँ पे एंजॉय करता है, मेरे इमोशन, मैंने दिवाली वहाँ मनाई है, मैंने दशहरा वहाँ मनाया, मुझे वहाँ पे अच्छा लगता है। पर वहीं अगर मैंने एक मकान बनाया है तो उसको मैं बेच दूंगा। ये एक बिजनेस की तरह आगे बढ़ता गया। अभी क्या होता है कि रेरा आने के बाद ये चीज़ें बहुत कंट्रोल में आ गई है, बट पहले तो ये आम आदमी का एक बिजनेस हो गया था। एक आदमी क्या करता था, एक प्लॉट लेता था और उस पर मकान बनाता था और बोलता था बनाया तो मैंने मेरे लिए, पर मैं आपको बेच दूंगा। इंसान विश्वास से ले लेता था और जब वो खोल के देखता था तो अंदर एक कील ठोकते से ही प्लास्टर बाहर आ जाता था। तो ये क्या हुआ था कि धीरे धीरे ट्रेंड बदला ना। मतलब मैंने तो विश्वास करा आपके ऊपर कि आपने घर बनाया था खुद के लिए, अब आप मुझे दे रहे हैं तो वो घर ही होगा, पर वो निकला मकान। आपने एक मकान बनाया था बेचने के लिए, आपको लगा कि इसको बेच के निकल जाऊंगा, अब वो बेचारा परेशान हुआ, तो इस कारण बिल्डर्स की रेपुटेशन थोड़ी सी खराब हुई। पर यहीं पे मार्केट में आप लॉन्ग रन में देखेंगे, जैसे कि मुझे 17th ईयर चल रहा है ये, अगर आप 2008 से आज कैलकुलेट करेंगे तो 17 साल से मैं एक ही पेड़ी पे बैठा हूँ। हाँ, मतलब एक ये मैं वही बताया ना, जॉब में आप वैसे तो 7 साल आपने जॉब की, अभी उसके आगे कि मैं पूछूंगा आपसे कि 17 साल कैसे हो गए वो टाइम, क्योंकि हम एडिट कर लीजिए कन्वर्सेशन में हम दूसरी जगह चले गए। हाँ देखिए, वो तो क्या है, अपन जो बातें कर रहे हैं वो कोई प्रैक्टिस तो है नहीं कि हमने पहले से बनाई हुई है और हम बातें कर रहे हैं, हम गो विद द फ्लो हो रहा है, तभी तो वो अनडिस्कस्ड है। अनडिस्कस्ड, बिल्कुल। तो ये आपके से मैच हो रही हैं चीज़ें। तो 7 साल नौकरी और 10 साल बिजनेस एक ही जगह पे बैठ के करना एक कठिन कार्य है। मैंने देखे हैं लोग एक बार किसी से व्यापार करके दोबारा व्यापार नहीं कर पाते हैं। क्यों? आजकल तो वो और कम होता जा रहा है। तो अगर आपको बार बार अपने ही लोगों से व्यापार करना है, जो लोग आपसे व्यापार कर रहे हैं, या आपको एंड यूजर को फैसिलिटेट करना है, उनको घर देके कि उनकी दुआएं आपको मिलें, तभी आपकी पीढ़ी आगे बढ़ेगी। मेरे कोई पिताजी बिजनेसमैन थे नहीं, मेरे दादाजी बिजनेसमैन थे, मैं फर्स्ट लाइन वाला हूँ। तो मैंने अपनी पीढ़ी जब 17 साल तक चलाई तो बहुत अप डाउन हुआ है। मतलब इस एक एपिसोड में सही में इसको कवर करना मुश्किल है, बट 17 साल की जर्नी में मुझे कम से कम 3 या 4 बार सीरियस थॉट आया कि क्या क्विट करके वापस जॉब करने चले जाऊँ। आता है ये, आया था, मतलब अब नहीं आता, अब ऐसा लगता है जब आया हो, लेकिन आया था, आता है ये। आप इससे रिजेंबल कर सकते हैं क्योंकि आपने भी बिजनेस किया है। तो क्या होता है, जब आप जॉब छोड़ के बिजनेस में आते हो तो आपको लगता है यार जॉब तो कहीं ज़्यादा आसान थी। क्या है, आपने जॉब छोड़ी, रिस्क नहीं है ना उसमें, रिस्क नहीं है। बिजनेस में मैंने मेरे पूरे कार्यकाल में सबसे खतरनाक नोटबंदी देखी, जिसका जिक्र अब कम होता है, डिमोनेटाइजेशन, और सबसे अच्छा, सॉरी माफी चाहूंगा, पर सबसे अच्छा कोरोना देखा। ये रियल एस्टेट की भाषा में बात कर रहा हूँ मैं। नोटबंदी के टाइम पे प्रॉपर्टी के बारे में बात करना ऐसा था जैसे कोरोना के बारे में बात कर रहे हैं। और कोरोना में जब आपने प्रॉपर्टी के बारे में बात करी तो वो आइसिंग ऑन द केक, मतलब वो ऐसा था कि किसी ने 1 रुपये की चीज़ खरीदी थी, वो 10 रुपये की आज हो गई है। अच्छा। हाँ, क्या हुआ कि आफ्टर कोरोना लोगों को वैल्यू समझ में आई प्रॉपर्टी की।
जो आदमी हजार घर की तो बहुत वैल्यू समझ में आई, क्योंकि लोग घर में रहे, लॉकडाउन हो गए, अब उनको समझ में आया कि मैंने बेडरूम बहुत छोटा बनाया है। मतलब एक्चुअली वो घर उन्होंने कोरोना में ही देखा है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं था कि मेरे घर में है क्या क्या या मैंने क्या बनाया है। बहुत से लोग रात को सिर्फ सोने आते थे अपने घर, दिन भर काम करते थे। पर कोरोना ने बताया कि पापा मम्मी दादा दादी बच्चे और वाइफ सब एक ही साथ रहेंगे, तो सबको कुछ चाहिए। सबको बेडरूम में जो सारी चीजें चाहिए वो नहीं है। आज 10 बाय 10 का बेडरूम छोटा लगता है क्योंकि इंसान की सोच बदली कोरोना के बाद कि नहीं यार बेडरूम तो थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना। ड्राइंग रूम, व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइंग रूम? अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग रूम एंड ड्राइंग रूम? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइनिंग रूम एंड किचन? व्हाट इज आइलैंड किचन? ये सब चीज़ के बारे में हम जानते थे, पर फिर भी हम सोचते थे कि यार नीचे दुकान है, ऊपर मतलब नीचे दुकान ऊपर मकान, यही तो होता है। तो राजवाड़ा में भी रहना पड़ रहा है, तो परेशानी क्या है? दिक्कत क्या है? कार को थोड़ा दूर खड़ी कर दूंगा। अभी लिमिटेड टाइम के लिए घर आना होता है ना। घर पूरा टाइम तो दुकान में बीत रहा है, पूरा टाइम तो दुकान में पर रहता है। अब राजवाड़ा में रहने वाले व्यक्ति ने भी सोचा कि यार 5000 स्क्वायर फीट का प्लॉट तो होना चाहिए, मिनिमम इतना तो चाहिए। और लॉकडाउन लग गया तो कम से कम ऐसा तो होना चाहिए कि मैं घर में सब्जी उगा सकूं, मतलब मेरे पास किचन गार्डन एक होना चाहिए। तो किचन गार्डन क्या होता है, लिविंग स्पेस क्या होती है, डाइनिंग स्पेस क्या होती है, बेड स्पेस क्या होती है, बालकनी स्पेस क्या होती है, ये सब लोगों को कोरोना के बाद समझ में आया। एक्चुअली घर ने घर को समझाया कि घर कैसा होना चाहिए, घर कैसा होता है। और ईमानदारी से बता रहा हूँ सर, अगर मेरे पास घर नहीं होता ना, मुझे कोरोना हुआ पर मेरी मदर को कोरोना नहीं हुआ, क्योंकि हमारा घर एक फ्लोर का था और मैं ऊपर वाले कमरे में था और मम्मी नीचे थे। आइसोलेशन हो, तो मैं घर में होम आइसोलेशन कर पाया, वो इसीलिए क्योंकि मेरे पास घर था। और शायद ये रीज़न इसलिए भी हो, जिनके पास अगर आइसोलेशन नहीं हुआ हो तो पूरी फैमिली इन्फेक्ट हुई होगी। पर ये बहुत डीप बातें हैं सर, इसको बहुत कम लोग समझे हैं। लोगों ने कोरोना के बाद इसको हवा में उड़ा दिया, क्या फर्क पड़ता है? कोरोना से तो कैसा है ना, वो लेसन बहुत सारे लिए जा सकते हैं और लाइफ को, अपनी जो आगे की लाइफ है ना उसको, मैं तो बहुत सारे लेसन लिए भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन समवट क्या हो गया ना कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया सबको, तो भूल भी जाते हैं। भूल भी जाता है। और वो जो चीज़ें शायद लोगों ने वहाँ सीखी होंगी वो वापस भूल गए। जैसे आप या बात कर रहे थे घर की, तो आजकल के जो घर हैं, मैं समझता हूँ कि उसका कंट्रीब्यूशन नेचर को भी होना, नेचर के लिए भी होना चाहिए। जैसे हम बहुत सारी चीज़ें जो शायद जब घर बनाते हैं हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं, प्लांटेशन के लिए जो भी आपने बताया कि गार्डन होना चाहिए, या हम वाटर रिचार्जिंग वाली फैसिलिटीज़ होना चाहिए, या अब जो सोलर आ गया तो सोलर का भी यूज़ होना चाहिए। तो ये चीज़ें नेचर को गिव बैक है हमारी तरफ से, जो शायद नहीं ध्यान देते। अच्छा, आप ये जो बता रहे हैं कि आप बिजनेस में आए, लेकिन एक जो कोई एक बोलेंगे ना हिट पॉइंट होता है किसी भी चीज़ को सोचने का कि यार मुझे जीवन में ये करना है, तो जब बोलते हैं ना किक पड़ती है कि यार ये किक पड़ेगी या पड़ी होगी तभी मैंने इसको सोचा होगा बिजनेस करने का। हाँ, तो एक सैलरी संदीप भैया ने वो कब सोचा कि यार अब बिजनेस करना है, जॉब बहुत हो गया, या कुछ इंसिडेंट हुआ, या एक वो आपने रियल एस्टेट का तो मुझे बताया कि इस इंडस्ट्री में आने का आपका मोटिव वो था कि भाई मैं एक लीगल चेक्ड अप्रूव्ड घर सबको दिला पाऊँ, तो वो आप तो जॉब में भी रह के दिला ही रहे थे, लेकिन बिजनेस में क्यों आए, वो भी एक पॉइंट होता है। यहाँ पे मैं बात करूँगा कि कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉय से मालिक बनने का सपना सबका होता है। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि मैं किसी और के लिए काम करूं, क्योंकि क्लियर है आप अगर खुद के लिए काम नहीं करोगे तो किसी और के लिए तो करना ही पड़ेगा आपको। करना ही पड़ेगा डेफिनेटली। तो एक सपना था, जब मैं भी अपनी कुर्सी को, मेरा भी एक कैबिन था, एक कुर्सी थी, तो मैं उसको देखता था और एक ही चिंता में रहता था, ये आज मेरी है कल किसी और की होगी। तो ये जॉब करते करते ये रियलाइज हुआ आपको? बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता था, आपके पास अथॉरिटी बहुत लिमिटेड होती है। चूंकि भगवान को धन्यवाद दूंगा कि मैं एक नॉर्मल सा एग्जीक्यूटिव बन के आया था और साइनिंग अथॉरिटी बन चुका था जब मेरे को ये ख्याल आया, मतलब मेरे साइन से रजिस्ट्री होती थी। अच्छा। हाँ, तो मुझे साइनिंग अथॉरिटी बना रखा लेवल का ट्रस्ट आपने अपने प्रिंसिपल के, हाँ मतलब आई एम थैंकफुल टू माय ऑनर्स कि उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट करा और मेरे नाम पे बोर्ड रेजोल्यूशन आता था और मैं साइन करने जाता था रजिस्ट्री, और पेमेंट का हिसाब करना और लोगों के ड्यूज, मतलब सीधे साधे रजिस्ट्री करना होता, उसके पहले पूरा पेमेंट देना, पूरा पेमेंट, या फिर अगर उनको फाइनेंशियल बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। तो जब मेरे ऊपर अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई और मैंने समझा कि यार मैं इतना अकाउंटेबल हूँ और मुझे मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं मेरे ऑनर्स, तो क्यों ना मैं खुद के लिए कुछ करूँ या मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूं, कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं रोज़गार दूं, मैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूं और मैं एसोसिएट बनाऊं और सिंडिकेट्स बनाऊं। ट्राई करने में क्या जाता है। अब कहीं ना कहीं किक मिल नहीं रही थी। किक मिली मुझे जब मेरा बेटा हुआ 2014 में। जनरली जब किक मिलती नहीं लोगों को तब लोग सेफ जोन में आते हैं। तब सेफ जोन में आते हैं। मैं थोड़ा सा वही बोला ना, मेरे दोस्त ने क्या बोला था, हार्ड काम ज़्यादा पसंद है। तो मेरा बेटा हुआ 10 अप्रैल
2014 में। तो मेरा बेटा जब हुआ तब मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे इसके लिए तो कुछ करना ही चाहिए। सोसाइटी चलो बाद में सोचता हूँ, पहले अपने बच्चे के लिए तो सोचूं। किसी मतलब आपको एक्चुअली वो सब याद आ गया होगा कि यार जो मैं कर रहा हूँ यही वापस इसको जीरो से करना। हाँ, बेचारा ये भी ऐसे एक अच्छे भी स्कूल के लिए ट्राई करेगा, फिर किसी की नौकरी करेगा, फिर धंधा करेगा, क्योंकि मेरे पास तो पैसे थे नहीं तो धंधा कैसे कर लेता, मैं सोच भी नहीं सकता था धंधे के बारे में। तो कम से कम इसको सोचने लायक तो बनाऊँ। तो 2014 में, आज से 10 साल पहले जब मैंने जॉब छोड़ी, तब मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार, करना तो पड़ेगा बिजनेस। और वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अगर पेड़ी बनेगी तो ये यहाँ पे रहेगा, अदरवाइज किसी की नौकरी करने कहीं ना कहीं तो जाएगा, जैसे मैं गया। अब मेरे को जो लग रहा है ना, आपका जो फर्म का जो नाम है सिंगल स्टेप, वो भी उस नन्हे स्टेप के आने के बाद ही आपके दिमाग में आया होगा कि यार मैं जो कर रहा हूँ अब ये भी वही करेगा क्या। और बट ऑब्वियस ये मेरे दिमाग में भी आता है क्योंकि मेरा भी बेटा है, और मैं भी वही बिलीव करता हूँ कि अब जनरेशनल चीज़ें बनाने का टाइम आ गया है हम जैसे लोगों के लिए जो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। क्योंकि रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा, क्योंकि हम हमारी फैमिली में जब तक प्रूव नहीं करेंगे ना, आने वाले लोग या हमारी एक लोअर मिडिल क्लास कम्युनिटी कभी भी वो कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाएगी कि यार हम भी कभी मालिक बन सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखिए क्या होता है, मालिक बनने के लिए बहुत सारे हर्डल आपको पार करने पड़ते हैं। आपको एनर्जी मिलती है जब आप अपने बच्चे को देखते हो और बोलते हो कि मैंने कुछ सोच के किया है। अभी तो ये गोदी में है, फिर ये घुटने में होगा, अभी तो उसे भी नहीं पता है कि हमने क्यों किया है। बट फिर मुझे समझ में आया कि मुझे एक बेबी को जन्म देना पड़ेगा जो मेरे बेबी को संभालेगा। तो सिंगल स्टेप मेरा बेबी की तरह है। मैंने ये समझ लिया कि ये बेबी वो बेबी है जो मुझे भी और मेरे बेबी को संभालेगा। तो अपन लॉ की बात करें तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी जो मैंने बनाई। एंड आल्सो अ नॉन लिविंग थिंग। इट्स अ नॉन लिविंग थिंग। तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन का क्रिएशन मैंने कर दिया और उससे रिक्वेस्ट करता हूँ हर दिवाली पे कि भैया हमें अच्छे से आप अपना आसरा देना। तो ये एक वो किक थी जो आपने जैसा मेरे से पूछा। बस इस किक मिलने के बाद ऐसा हुआ कि 2014 में मैं दौड़ पड़ा। और अब बात करूं तो क्या बोलते हैं ना, हर कोई सोचता है कि पहला धंधा चल जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेरा भी ज़रूरी नहीं कि रियल एस्टेट एकदम चल गया। मैंने को किक मिली, मैंने जॉब छोड़ दी। मतलब अप्रैल में मेरा बेबी हुआ और 1 सितंबर को मैंने मेरी कंपनी सिंगल स्टेप स्टार्ट कर दी। बट उतार चढ़ाव की सही परिभाषा तब पता चली जब नोटबंदी आई। होता है ना कि कई बार हम तो सब हैप्पी सोच के इनिशिएट कर लेते हैं चीज़ें, लेकिन आगे अगला पल क्या होने वाला है हमें नहीं पता। तो विस्तारा में ही मैंने कुछ 11 प्लॉट लिए थे। अब प्लॉट लेने का तरीका क्या होता है आप समझे, इंदौर में 25% पैसा आप दे दीजिए। हाँ, वो डीपी होता है और मार्केट में निकल जाते हैं बेचने के लिए। अब मैंने सोचा कि मैंने ले लिए, अब मैं मार्केट में निकल जाता हूँ बेचने के लिए। अब वो 11 प्लॉट मैंने बेचने के लिए जैसे ही निकला नोटबंदी हो गई। अब ये 11 मेरे इन्वेस्टर्स थे, कुछ पैसा मेरे पास भी सेविंग थी, कुछ करके पूरा पैसा लग गया रियल एस्टेट में और हो गई नोटबंदी। ब्लॉक। देन फिर मैंने मेरे बच्चे को देखा और अपने आप को देखा और सिंगल स्टेप को देखा। फिर सोचा, सिंगल स्टेप को देखा और सोचा कि यार ये सही डिसीजन लिया या गलत लिया। बहुत ही एक कठिन समय था उस समय। आप किसी को बोलते थे ना कि मतलब सेल्फ डाउट आ जाता है कि यार मैं अच्छा वाला, क्योंकि सैलरी कर रहे होते तो आपको बकायदा वो सैलरी मिलती। नोटबंदी हो, कुछ भी हो, सैलरी तो आना ही आना। लेकिन अब आपने एक स्टेप ही ऐसा ले लिया है कि आपने तो जॉब क्विट कर दी है। जॉब क्विट कर ली और लोगों को रोजगार दे दिया है। आपको भी तो एक ऑफिस बॉय तो है जिसको पैसे देने हैं, जो आपको तो आपको तो खर्चे तो जुड़ गए हैं हमारे। बिजली का बिल है, ऑफिस का वो जो देना है आपको, तो वो एक कठिन चीज़ थी। फिर वो समय मेरा जब पार हुआ, मतलब वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ कि जब मैं इस समय रियल एस्टेट में कंटिन्यू कर सकता हूँ तो अच्छे समय में तो कर ही लूँ। अब क्या होता है, माइंड में बस एक ही चीज़ क्लियर रखिए, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ वन थिंग। ये मेरा हमेशा से एक क्या बोला आपने फिर से बोलिए? जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ वन थिंग। ओके। मतलब मुझे आने सारे काम चाहिए पर मैं पारंगत किसी एक कार्य में होना चाहिए। वो एक एंटरप्रेन्योर के लिए मतलब मोस्ट बोलूँगा ना कि मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग है कि अगर आप अपना बिजनेस खुद शुरू करने जा रहे हो, और क्योंकि आपकी कंपनी के सबसे पहले बॉस भी आप ही हो और वहीं सबसे पहले एम्प्लॉय भी आप ही हो। बिल्कुल सही बात। आपको सब कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो जब मुझे समझ में आया कि भगवान की दया से, चूंकि मैंने अपना करियर स्टार्ट करा 2008 में, आज 2016 में नोटबंदी हुई थी आई थिंक सो, तो इतना समय हो गया तो मैं कुछ तो सीख गया हूँ। तो मतलब सर्वाइवल तो कर ही लूँगा। तो वहाँ पे समझ में आ गया बहुत सारे लोगों ने वापस रियल एस्टेट छोड़ के अपने अपने प्रोफेशन में चले गए, पर मैंने रियल एस्टेट नहीं छोड़ा और इंदौर नहीं छोड़ा। मुझे इंदौर पे विश्वास था। अब इंदौर पे आते हैं। चूंकि नोटबंदी के बाद धीरे धीरे मार्केट उठने लग गया और सुपर कॉरिडोर लॉन्च हो चुका था, और भी रोड्स लॉन्च हो चुकी। अनफॉर्चुनेट बात अब यह है कि हाँ, इंदौर में एक रोड एब्जॉर्व नहीं हुआ, उसके पहले दूसरी रोड आ गई, जैसे खंडवा रोड, उज्जैन रोड, सुपर कॉरिडोर, बाईपास। अब बाईपास 38 किलोमीटर का है
उसमें टाउनशिप्स कितनी हैं? आज भी बाईपास खाली पड़ा है, ऐसा नहीं खाली पड़ा है। खाली पड़ा है। पर जिसने अच्छी सुविधा दी तो इंदौर को समझ में आया कि टाउनशिप में रहने का मजा क्या होता है। एक्चुअली टाउनशिप कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में आया। अभी तक कॉलोनीज चलती थी इंदौर में, एरियाज चलते थे, लोकेलिटीज चलती थी, टाउनशिप नहीं होती थी इंदौर में। तो टाउनशिप जब समझ में आने लग गई तब बाईपास पे आप बात करेंगे तो एक टाउनशिप का नाम नहीं लूंगा, ऐसे 5 से 10 टाउनशिप है जिनका रेट सिटी की कॉलोनी से ज़्यादा है। ये एक ड्रास्टिक चेंज है। ड्रास्टिक चेंज है वो। तो ये कैसे हुआ? इंसान को बड़े घर में रहने का एक सपना आया, सपना मिला, क्योंकि कि सिटी भाई में मिलना ही नहीं था। सिटी में वो बड़े, देखो प्लॉट बड़ा नहीं कर सकता, वो मंजिल नहीं कर इमारत बड़ी बना सकता है, पर सबको पता है कि एंटीला में रहने का मजा है या किसी फार्म हाउस में रहने का मजा है। अपना अपना कॉल है। इंदौरी जो है वो मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर है, उनको खुद की जमीन तो चाहिए। वही मैंने बताया, मेंटालिटी हमारे यहाँ प्लॉट लेके खुद की जमीन और खुद का आसमान बनाने वाली आदत है। तो बाईपास धीरे धीरे हिट होने लग गया और मैंने इसको अपना एक फेथ बना लिया। मतलब एक बोलते हैं ना, योर डाउट विल क्रिएट द माउंटेन एंड योर फेथ विल रिमूव देम। ओके। तो मेरा जो फेथ था वो बिल्कुल क्लियर था कि कुछ भी हो जाए इंदौर पीछे तो नहीं जाएगा, क्योंकि मैं चेन्नई देख के आ चुका था। अच्छा, बेंगलोर, हैदराबाद, जो भी बड़ी सिटी का आप नाम लोगे ना, मुंबई, पुणे, ये एक समय इंदौर ही थे, सब इंदौर थे। तो ये बड़े ना, यहाँ के लोग भाग थोड़े ना गए, ये लोग भी उस सिटी के साथ बड़े हुए। अब दिक्कत वही है ना कि लोग टाइम नहीं देना चाहते ना सबको। अभी क्या होता है, जैसे हर इंडस्ट्री का और में वही नॉर्म चलता है, और हर सबका लोगों का सोचना भी ऐसा है। वो मतलब चलती गाड़ी में सवार होना चाहते हैं। बिल्कुल। वो ये नहीं चाहते कि गाड़ी शुरू कहाँ से हो रही है और गाड़ी जाएगी कहाँ तक, उन्हें सिर्फ चलती गाड़ी में सवार होना है। मतलब वो स्टार्ट करने वाली जहमत नहीं उठाना है। एक्चुअली देखिए साहब, स्टार्टिंग तो है, तो स्टार्टिंग ट्रबल होती है, इग्निशन इतना आसान नहीं होता है। बहुत ट्रबल होती है, बहुत ट्रबल इग्निशन। तो इमीडिएटली आप जब चाहते हो कि गाड़ी स्टार्ट हो और दौड़ने लग जाए और मैं उसका पार्ट बन जाऊं, तो डेफिनेटली देखो आपको शुरू का पेन तो लेना पड़ेगा, उसके बाद ही गेन होगा। तो जो लोग इंदौर का शुरू से हिस्सा रहे हैं वो इंदौर का आगे बढ़ना देख रहे हैं। इस सब में एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको कि मैं खजराना जा रहा हूँ, खजराना मंदिर गणेश जी के सन 2000 से जा रहा हूँ। तब मैं साइकिल पे था, आज मैं कार से आता हूँ। मैं गणेश जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। पर गणेश जी का मंदिर जब मैं इतने साल में देखता हूँ तो हेड्स ऑफ, अल्टीमेट चेंज है वहाँ तो जब मैं रहता ही उधर हूँ, गणेश मंदिर, और गणेश मंदिर से हमारा भी काफी पुराना, पूरे इंदौर का होगा साहब, पूरे इंदौर का होगा। तो आप विकास की जब बातें करते हैं तो देखिए ना कि खजराना गणेश मंदिर ही कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। मतलब मैं आपको बताऊँ तो मैं खजाना गणेश मंदिर पे लाइट लगाता था। अच्छा। मतलब मेरे चाचा का आज भी कॉन्ट्रैक्ट है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उस मंदिर का पूरा हम लोग के पास। तो जो डेकोरेशन होता है मंदिर पे अलग अलग महोत्सव के दौरान, मैं प्रॉपर वो सबसे बड़ी गुम्बज है जो उनकी वहाँ तक चढ़ा हुआ हूँ मैं। तो वहाँ चढ़ के हम लोगों ने लाइट लगाई है। तो वो मंदिर क्या हुआ करता था और आज क्या है। लेकिन ये भी वही विजन और फ्यूचर है, बस फ्यूचर की बातें हैं, जिसमें मनीष सर का बहुत बड़ा योगदान है उस मंदिर के इस रीडेवलपमेंट में पूरा। और अभी तो उसका मास्टर प्लान आ रहा है। बिल्कुल। तो मैं वही कह रहा हूँ। तो आप इंदौर के बारे में अब जब बात करते हैं तो विजनरी होते हैं। तो मैंने उस समय गिव अप नहीं करा, नोटबंदी आई और चली गई, बट अपन ने गिव अप नहीं करना है, ये मैंने इंदौर से सीखा। और जब इंदौर में देखा मैंने कि यहाँ पे मेट्रो की बातें हो रही हैं, उस समय तो बातें ही हो रही थी, और आज देख लो, सच्चाई है, हकीकत है। आज की डेट में आपको उज्जैन पहुंचने के 2 रास्ते मिल गए हैं। पहले उज्जैन आदमी क्या बोलता था, सिर्फ और सिर्फ MR10 से जाता था। आज की डेट में आप शिप्रा के पास से भी उज्जैन जा सकते हैं। और वो रास्ता मैं अभी रिसेंटली होके आया, मतलब वो अल्टीमेट रास्ता है, एक्सप्रेसवे जैसा ही है। क्या आप पहले ऐसा इमेजिन कर सकते थे कि आप वहाँ पे 120 की स्पीड से उज्जैन जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इंदौर बदल रहा है। आज की डेट में इंदौर में एक आउटर रिंग रोड बन रही है जो कि पूरा कवर करेगी। आपको यहाँ से महू पहुँचना है, आउटर रिंग रोड पे बैठिए और सीधे निकल जाइए, जिसकी मिनिमम स्पीड नॉर्मल बाईपास से 20 किलोमीटर ज़्यादा रहेगी। तो बाईपास तो संदीप भैया मैं सोच रहा हूँ कि वो इंदौर का ही पार्ट हो गया है। जैसे रिंग रोड को कभी हम लोग एक आउटर पार्ट मानते थे कि यार ये सबसे अच्छी सड़क है इंदौर की जहाँ पर ट्रैफिक नहीं होगा। बाईपास पे कमेंट करना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, बट सच्चाई क्या है, बाईपास की परिभाषा क्या होती है, अपन यहाँ से बात करते हैं। जब आपका ऑपरेशन होता है कि बाईपास कर देंगे, हाँ। मतलब किसी चीज को आपने बाईपास कर दिया, तो शहर को बाईपास करने के लिए बाईपास बना था। अब अगर बाईपास पे रेसिडेंशियल टाउनशिप्स आ गई हैं तो वो बाईपास नहीं बचा ना। अब क्या हुआ, बाईपास पे आपने अंडरब्रिज देखे हैं और ऊपर से बाईपास निकाल दिया गया और नए बाईपास की भी बात हो रही है। तो शहर की प्लानिंग तो अच्छी हो रही है, पर आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है जब नया बाईपास बन जाएगा और नया आउटर रिंग रोड बन जाएगा, तब ये बाईपास आप जो कह रहे हैं रिंग रोड की तरह ही हो जाएगा। रिंग भी एक आउटर रिंग ही थी। आउटर रिंग थी, मतलब इस एरिया में, जिस एरिया में हमारा ऑफिस आज लोकेटेड है,
वहाँ कोई भी नहीं आता था, ये एंड पॉइंट था इंदौर का, लेकिन अब ये मिडिल में आता जा रहा है। देखिए शहर बढ़ रहा है, शहर की पॉपुलेशन बढ़ रही है, शहर की सोच बढ़ रही है। आप आज की डेट में बात करो तो मैं सिर्फ अकेले बाईपास की तारीफ नहीं करूंगा, चारों तरफ से शहर बढ़ रहा है, चारों तरफ से। अब अगर शहर बढ़ रहा है तो एनीवे बाईपास तो अंदर आएगा ही ना, अंदर ही तो बाईपास सिटी रोड हो जाएगा, सिटी रोड ही हो जाएगा। तो मैं जो बात आपसे कर रहा था वो ये कर रहा था कि बाईपास आज की डेट में 38 किलोमीटर का है, और आप राऊ से लेकर देवास तक जब बाईपास ट्रेवल करते हो तो यू विल फील लाइक कि हाँ ये कोई रोड है जो बनी है। यहाँ पे जब आदमी रह रहा है तो उसके लिए नीचे की सर्विस रोड भी बन गई है, तो इंसान को रहने का एक मज़ा आ रहा है। कोई इसी का भी एक्सपोजर डायरेक्ट बाईपास पे नहीं है अब, तो ये सिटी प्लान हुई धीरे धीरे। अब एकदम से तो हम बेंगलोर या हैदराबाद नहीं बन पाएंगे ना, समय तो लगेगा। इवन बोलते हैं ना, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, बस द सेम इंदौर कैसे बनेगा, द सेम वे। तो अब थोड़ा सा समय लग रहा है, पर इंदौर का जो निर्माण हो रहा है, आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे लोग आने वाले समय में प्लॉट तो प्लॉट, फ्लैट में करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, जिसका वो कल्चर आ रहा है, फ्लैट कल्चर। इसके एग्जांपल हैं, कलतरू देख लो आप, या बहुत सारे नेपानिया एरिया तो पूरा ऑलमोस्ट डेडिकेटेड टू फ्लैट कल्चर ही है। तो फिर आज की डेट में नेपानिया में आप देखिए क्या रेंज है फ्लैट्स की, और अच्छे अपार्टमेंट्स है, इवन आर्किटेक्ट भी अच्छा बन रहा है। अब वो वैसे बिल्डिंग नहीं बन रही है, अब प्रॉपर सिस्टमैटिक आर्किटेक्चर, एमिनिटी सब कुछ मिल रहा है वहाँ पे। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से शहर को बढ़ते हुए देख रहा हूँ, मुझे लगता है अब धीरे धीरे इस शहर में लाइफस्टाइल प्रोडक्ट भी बढ़ेंगे। रियल एस्टेट मतलब लोग प्लॉट्स ही मानते हैं और इन्वेस्टमेंट ही मानते हैं, लेकिन अभी जब मैं पढ़ रहा था आपके बारे में और काफ़ी चीज़ें मैं खुद भी रिसर्च करता हूँ, तो अब इंदौर बढ़ रहा है। इंदौर में जो लोग हैं वो इवन मेट्रो से भी मूव कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से जो इंदौरीज वो मेट्रो में चले गए थे, लेकिन अब वो वापस आ रहे हैं। एस्पिरेशन काफ़ी है, इंस्पिरेशंस काफ़ी है इंदौर में, और इंदौर में एक बिज़नेस भी काफ़ी अलग अलग सेक्टर में ग्रो कर रहा है। जब रियल एस्टेट की बात आती है तो बट ऑब्वियस हम लोग पहली प्रेफरेंस होती है कि हमें एक अच्छी लोकेलिटी में घर मिल जाए, अच्छी लोकेलिटी की फैसिलिटीज़ मिल जाए, एमिनिटीज़ मिल जाए। लेकिन फिर भी एक मैंने वही जो बताया ना रीज़न कि इन्वेस्टर्स से अगर किसी एंड यूज़र्स को ख़रीदना पड़ रहा है, तो बट ऑब्वियस फिर भी उसने जो सोचा था वैसा घर आज भी नहीं खरीद पा रहा है। अगर उसने 5,000 सोचा है तो वो 2,500 ही खरीद पाता है, क्योंकि प्राइस इतनी डबल ट्रिपल होती जाती है। सही बात है। लेकिन आज की जो हम भागदौड़ अब इंदौर में देख रहे हैं, और ट्रैफिक मेजर कंसर्न होता भी जा रहा है। अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक ट्रैफिक के ऊपर भी एपिसोड किया है, तो उसमें यही आया कि अब कम्यूटेशन टाइम बहुत बढ़ गया है और लोगों के पास समय नहीं बच रहा है। बिल्कुल सही। वो जो लाइफस्टाइल जीना चाहते थे, या जिस लाइफस्टाइल को जीने के लिए उस पर्टिकुलर टाउनशिप में उन्होंने घर खरीदा था, वो नहीं जी पा रहे हैं। कारण कुछ भी हो सकते हैं, वर्कलोड हो सकता है, कम्यूटेशन टाइम हो सकता है। लेकिन मैंने जब आपके अभी वो जो 2 कॉन्सेप्ट पे मैंने देखा, और ये बाहर तो हैं शायद एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मैं मुंबई गया था तो वहाँ पर मेरे फ्रेंड ने भी ऐसे कुछ ले रखी हैं चीज़ें। अब इंदौर में मैंने देखा तो इंदौर के आसपास मैं हमेशा से ही मानता हूँ हार्डली 40-50 किलोमीटर के एरिया में नेचर बिखरा पड़ा इंदौर के आसपास। बिल्कुल, मतलब इतनी अच्छी चीज़ें, मतलब मैं पर्टिकुलरली पहला फर्म बिलीवर उसका हूँ, पहले मैं अपनी सिटी एक्सप्लोर करूँगा, उसके बाद मैं दूसरी सिटी एक्सप्लोर करने जाऊँगा। तो इंदौर के आसपास बहुत कुछ बिखरा पड़ा है और नेचर तो खूब है। और अब जब बात आती है लाइफस्टाइल की, तो हमेशा लाइफस्टाइल को नेचर से कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि भीड़ भाड़ और वो सब तो सिटी में भी है ना, तो सिटी में वो चीज़ मिलना पॉसिबल नहीं। सही बात है। अब आप एक ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं जो लोगों की लाइफस्टाइल को एनरिच करने वाला है, लोगों की बोलेंगे ना मेंटल वेलबींग को वो ज़्यादा एनरिच करेगा, सुकून जिसकी तलाश में। यहाँ तो लिखते हैं कि भाई सुकून का घर, लेकिन अब जो ला रहे हैं आप सुकून का जो भी चीज़ ला रहे हैं, वो क्या वो कॉन्सेप्ट है, और आपको क्या लगता है कि क्या फ्यूचर है उसका इंदौर में? क्योंकि मेंटेलिटी फिर मैं बता दूं प्लॉट वाली ही ज़्यादातर इंदौर में एग्जिस्ट करती है। तो क्या है ये लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट, और कहाँ से ये थॉट आया, कैसे आपने इस पे वर्क किया, और क्या फ्यूचर देखते हो आप इस लाइफस्टाइल प्रोडक्ट का इन रियल एस्टेट? देखिए 17 सालों से रियल एस्टेट में रहते हुए एक चीज़ तो समझ में आई कि हर बार इनोवेशन ज़रूरी है। अच्छा, कोई भी इंसान इनोवेटिव कब होता है? जब पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना, अब ये इतनी ओवर वैल्यूड हो गई हैं या इतनी ओवर ट्रेडेड हो गई हैं कि अब इससे बाहर निकलना पड़ता है। प्लॉट में ट्रेडिंग, मैंने क्या कहा आपको कि प्लॉट एक ट्रेडिंग की वस्तु नहीं है।
प्लॉट पे घर बनता है और वहाँ पे इंसान रहते हैं। बट चूंकि इंदौर का जो सिनेरियो रहा है वहाँ पे ट्रेडिंग की तरह प्लॉट्स को यूज़ करा जा रहा है, ट्रेडिंग की तरह यूज़ किया गया। अब धीरे धीरे ट्रेडर्स भी बाहर आना चाहते हैं। जितने ट्रेडर हैं उन सबको भी सुकून की तलाश है। वो अपने प्लॉट को देखते हैं, पर वहाँ पे क्या होता है, पोजीशन तो है नहीं तो बिना पोजीशन के वो रहेंगे कैसे। अब जब सुकून की तलाश करते हैं तो अगर मैं आपसे बात करूँ, पूना में आप सुकून की तलाश करोगे तो कहाँ जाओगे? महाबलेश्वर या आसपास की कुछ जगह होती है, पंचगनी हो, कोई नेचर। इंदौर के पास में एक ऐसी जगह है जिसका नाम है महू, जो एक ऐसी प्राकृतिक जगह है जहाँ पे सारी चीज़ें हैं, पानी भी है, पहाड़ भी है, झरने भी हैं, और टेम्परेचर हमारे यहाँ से 2 डिग्री कम रहता है। तो मैं अगर महू की बात करूँ तो तारीफ में शायद पूरा दिन कम पड़ जाएगा, पर महू में आप बात करेंगे तो सब बोलते हैं फार्म हाउस जो है एक इलीगल टर्म है। फार्म हाउस कुछ नहीं होता, फार्म लैंड होती है। फार्म लैंड होता है। पर अब रियल्टर्स देखो, जो एजुकेटेड है वो तो समझता है कि फार्म लैंड होती है, और जो अनएजुकेटेड है वो क्या बोलता है कि बोले यार फार्म हाउस दिला दूंगा। अरे फार्म हाउस की तो रजिस्ट्री नहीं होती। फार्म में हाउस कितने परसेंटेज बनता है इसके बारे में नॉलेज नहीं है लोगों को। लोग बोलते हैं हम तो ऐसा बना लेंगे। अरे कितना बना लोगे? कुछ नॉर्म्स हैं। तो फार्म लैंड मिल सकती है आपको, फार्म हाउस नहीं मिल सकता। अब आप फार्म हाउस बनाना चाहते हैं तो क्या होता है, फार्म हाउस जब आप बनाते हैं, मैं बोलता हूँ आपने बना भी लिया, आपने एक छोटा सा बड़ा सा खेत में छोटा सा घर बना लिया, पर सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको एक चौकीदार चाहिए, ठीक है, कि वो जो वहाँ पे रक्षा करे। चलो चौकीदार ना भी मिले, एक नॉर्मल जोड़ा बोलते हैं हमारी देशी भाषा में, कि एक कपल चाहिए जो वहाँ पे रहे, कि अगर आप वहाँ पे कुछ खेती करके गए हैं तो उसका देख रेख करें, या आप आ भी रहे हैं तो आपको अटेंड करे, या फिर आपका डॉगी है और आपने डॉगी को वहाँ छोड़ा तो उसको कोई खाना तो दे। बिल्कुल। तो फार्म हाउस का मतलब ये है, हर इंसान, वहाँ स्विमिंग पूल आपने बनाया है तो स्विमिंग पूल को मैनेज करे। उसके बाद ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जो कि फुलफिल नहीं हो पाती, तो आदमी फार्म हाउस ले भी लेता है, सो कॉल्ड फार्म हाउस, उसको तैयार कर लेता है, पर मैनेज नहीं कर पाता। फिर क्या बोलता है, यार फार्म हाउस पड़ा तो है पर बहुत समय से गए नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ का इजाद हुआ है जिसका नाम है रिजॉर्ट। ओके। ये हॉलीडे होम्स होते हैं। अच्छा। अब हॉलीडे होम्स एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है, और रियल एस्टेट, अब मैं जिसकी बात कर रहा हूँ रियल एस्टेट और हॉलीडे होम्स को मिक्स करने की बात कर रहा हूँ, कॉम्बिनेशन है। तो ये एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है जहाँ पे आप हॉलीडे होम्स ले सकते हैं। अब हॉलीडे होम्स क्या होते हैं इसकी बात करते हैं। जितने भी रिजॉर्ट होते हैं बड़े बड़े, ये रिजॉर्ट किसी पर्सनल व्यक्ति के होते हैं जो कि किसी बड़ी कंपनी से टाई अप करते हैं और उसका नाम पीछे लग जाता है। अब हम समझते हैं हम फलाना रिजॉर्ट में जा रहे हैं, तो वो रिजॉर्ट किसी पर्सनल व्यक्ति का है, उस पर नाम इनका है और ये मिलके उसको ऑपरेट कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में लोग रिजॉर्ट बनाते हैं। अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं सेल एंड सबलीज। अब सेल करना तो आप समझते हैं कि हमने आपको बेच दिया, पर सबलीज करना मतलब आपसे वापस किराए से ले लिया। ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवा रहा हूँ जो यह कार्य कर रहे हैं, जो एक रिजॉर्ट बना रहे हैं, और वहाँ पे जो वो बना रहे हैं उसे कॉटेज बोलते हैं। रिजॉर्ट में जो है कॉटेज, रिसोर्ट में बट ऑब्वियस घर नहीं होंगे, वो कॉटेज होंगे। तो कॉटेज है, तो वो कॉटेज आप ले लीजिए और उन्हीं को वापस किराए से दे दीजिए। अच्छा। हाँ। अब आप बोलेंगे इससे कहाँ लाइफस्टाइल बढ़ी मेरी, ये तो कुछ अलग बात कर दी सर आपने, मैं जो बात कर रहा था वो तो है ही नहीं। नहीं, ये बिल्कुल वही बात है। आपको मैंने कोई चीज़ दी, उसकी आपकी रजिस्ट्री करा दी और उसके बाद उसी को किराए से दे दिया। अब जब आपने उसको किराए से दिया है तो वो आपको साल भर का 7% का अप्रॉक्स किराया देगा, जो भी किराया आएगा, जो भी उसका ईयरली आएगा, मतलब नॉट 7%, जो भी किराया आएगा वो 7% के अप्रॉक्स। तो ये वैल्यू होगा उस कॉटेज का जो अमाउंट, उस कॉटेज के परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। ओके। मतलब आपने मुझे 10 लाख का वो कॉटेज है तो 7% एनुअल बिल्कुल आपको मिलेगा, रिटर्न किराया मिलेगा। फिर अपन बात करके यार हमने किराए से लेने के लिए तो रिजॉर्ट लिया नहीं था, तो यहाँ पे आपको 60 रातें साल भर में मिलती है, यानी कि 5 रात एक महीने में आप उस कॉटेज में बिता सकते हैं। ये वो लाइफस्टाइल है। दिस इज लाइफस्टाइल व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। क्योंकि आपका महीने भर में 5 बार से ज़्यादा तो मन नहीं करता है कि रिजॉर्ट में जाकर इतना तो नहीं करता, 25 दिन काम करना होता है। काम भी तो करना पड़ेगा। तो अगर आपको काम करना है 25 दिन और 5 दिन रिजॉर्ट में जाके आराम से रहना है, तो उसके लिए आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। और अगर मैं दूसरी साइड बोलूँ कि अगर 5 दिन किसी रिसॉर्ट में जाके रहना है, तो उसका अगर वो रिसॉर्ट में ना जाके हम एक बोलेंगे ना कमर्शियल रिसॉर्ट में जाते हैं, तो उसका खर्चा बहुत बड़ा है। तो क्यों ना हम हमारे ही रिजॉर्ट में जाएं जिसके पैसे भी नहीं लग रहे हैं और साल भर में उसका कुछ रिटर्न भी लें। ऐसी चीज़ कहाँ है? ये अभी फिलहाल तो ये कॉन्सेप्ट इंदौर में, मतलब तो ये नया मैंने तो हार्डली सुना है। हाँ, नहीं वो हार्ड काम तो मेरे को करना ही है ना। तो हार्ड काम आपको करना है तो वो हार्डली, तो ये नई चीज़ है। बट आई एम टेलिंग यू, जब इंदौर डेवलप हो रहा है, तो दिख ही रहा है आपको, तो यहाँ पे तो सब जगह सीमेंट कंक्रीट होगा, सब जगह यही होगा। तो फिर आपको कहाँ नदी
पहाड़, झरने मिलेंगे, उसके फ्रेश एयर भी नहीं मिलेगी, फ्रेश एयर ही नहीं है। तो महू जो है वो है हमारे इंदौर का ही पार्ट है। अब तो इंदौर का ही पार्ट इंदौर ही है, और महू पहुंचने में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगता है। महू में अगर मैं नाम लूँ तो आप थक जाओगे, जाना पाओ, पाताल पानी, वाचू पॉइंट, और भी जितने नाम हैं सारे पिकनिक स्पॉट्स कहाँ हैं, जाम गेट, मिलिट्री एरिया अपने आप में, मिलिट्री एरिया अपने आप में एक सुंदर इन्वेंट्री है। तो क्या है, वहाँ पे आप अगर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यार महू अपने आप में देखने लायक चीज़ है। तो महू को घूमने के लिए आदमी को 1 से 2 दिन कम पड़ते हैं। अच्छा, आज की डेट में जो कपल हैं वो मंडे टू फ्राइडे काम करने का सैटरडे संडे सोचते हैं कहाँ जाएं। अब यहाँ से अब्रॉड, स्पेशली वो वाले जो अभी मेट्रो से मूव हुए हैं, क्योंकि उन्हें ये कल्चर के बारे में ज़्यादा पता है। बिल्कुल, ये कल्चर 5 days वीक, ये उन्हें ज़्यादा पता है, क्योंकि होता ही वही है। हमारे यहाँ फिर भी आज भी 6 days ऑपरेशन होता है बिजनेस का, लेकिन मेट्रो से जो इंदौर मूव किए हैं, वापस से रिलोकेट हुए हैं, उनको पता है ये नहीं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा, आज के टाइम बहुत सारी इंदौरी कंपनीज भी हैं जिन्होंने 5 days वीक कर दिया है। आईटी कंपनी तो इसी पे काम कर रही है। आईटी का तो पूरा मॉडल ही वही है। तो आप समझिए जिस तरह से इंदौर बढ़ रहा है, टीसीएस है हमारे यहाँ, इन्फोसिस है, तो आईटी के लोग बढ़ते जाएंगे। तो आईटी के लोग सैटरडे संडे क्यों बेंगलोर के पास में या पूना के पास में या दिल्ली के पास की जगहों पे हमेशा फुल मिलती हैं? हाँ, बिकॉज ऑफ दिस आईटी क्राउड। इवन मुंबई में वो लोनावला खंडाला हम जाते थे, मतलब फ्रेंड्स के साथ, तो रेयरली हमको कभी जगह मिल पाती थी वहाँ। तो आप सोचिए कि अगर उस जगहों पे इस टाइप के पिकनिक स्पॉट्स भरे रहते हैं तो हमारे यहाँ पे महू भरा हुआ नहीं रहेगा क्या? बिल्कुल है, मतलब ये फिर वही फ्यूचरिस्टिक सोच है ना, ये बस नहीं, विजनरी। मैं तो एक ही बात बोल रहा हूँ, यू हैव टू बी अ विजनरी। मतलब अगर आप विजनरी हो तो देखो, मैं एक बात बोलता हूँ, निर्जा गुलेरी साहब थे जिन्होंने चंद्रकांता करा था। चंद्रकांता में एक डिस्क्लेमर था, आपको मेरी कल्पनाओं के घोड़ों पे सवार होकर इस धारावाहिक को देखना पड़ेगा, तभी आप एंजॉय कर पाओगे। और जबकि सब बोलते हैं कि इस धारावाहिक की सारी घटनाएं काल्पनिक है, तो कल्पना के घोड़े पे सवार कर लिया, तभी तो क्रूर सिंह है, चंद्रकांता है, और तभी आज भी वो कैरेक्टर हमें याद है। डेफिनेटली हमारे बचपन के कैरेक्टर, लेकिन आज भी याद है। तो अगर आपको नेचर को एंजॉय करना है तो नेचर में जाना पड़ेगा। नेचर आपके पास आ ही नहीं सकता सर। ये रियल एस्टेट की ब्यूटी है, खत्म कर दिया है सर। ये रियल एस्टेट की ब्यूटी है। मैं बड़े से बड़े किसी की बात करूं, इंडस्ट्रियलिस्ट की, किसी की भी बात करूं, उसे अगर गिटार खरीदनी है तो उनके पास गिटार आ जाएगी। उन्हें लाइट खरीदनी है तो लाइट उनके पास आ जाएगी। उन्हें माइक खरीदना है, माइक आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। बट लैंड एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर उनको जाके देखना पड़ेगा कि हाँ ये मेरी। और नेचर को देखना है तो आपको जाना ही पड़ेगा। नेचर, हाँ, तो जहाँ नेचर है वहाँ आपको जाना पड़ेगा। नेचर आपके पास है। अब जो बर्ड्स हैं जो नेचर में आती हैं वो आपके घर पे तो नहीं आएंगी, वो तो आएंगे कि प्राकृतिक एक अपना इकोसिस्टम है, उसी में रहती हैं। तो ये जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है या ये जो विजनरी जो मैं देख रहा हूँ कि एक विजन आने वाला है, आने वाले समय पे आप बिलीव करिएगा सर, आप भी अपनी वाइफ के साथ सैटरडे संडे आसपास ही जाना पसंद करेंगे। मैं तो आसपास ही जाता हूँ, मैंने आपको बताया क्या, मैं पहले सिटी एक्सप्लोर करूंगा, उसके बाद ही कहीं जाऊंगा। तो ये जो कंसेप्ट है आपका, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और आज के डेट के जो यंगस्टर्स हैं वो समझ गए हैं कि ट्रैवलिंग टाइम एक्सपेंड करना अपने आप में एक्सपेंसिव होता है। जाने को तो आप यहाँ से दुबई 2 घंटे में पहुँच सकते हैं, पर दुबई जाने के लिए और आने के लिए, यहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए और वहाँ से वहाँ तक जाने के लिए एक्सपेंस कितना लग रहा है सर? हाँ, मैं नहीं बोलता आप 2 घंटे में या 4 घंटे या 6 घंटे में यहाँ से दुबई पहुँच गए, बट पैसा कितना लग गया? आप यहाँ से मालदीव चले गए, उसमें भी फिर आप दुबई और ये ऐसे, हाँ ठीक है मालदीव तो ठीक है, पर उसमें फिर वही नेचर नहीं है। मैं तो कंपेयर कर रहा था एक्सपेंस से। चलो मालदीव की बात कर लूँ या नेचर, कोई भी, अरे गोवा ही चले गए आप, गोवा जाने की भी फ्लाइट में 1-1.5 घंटा लगता है, पर गोवा तक जाने के लिए एक्सपेंस कितना लगता है? अगर किसी को गोवा जैसा रिजॉर्ट या बाली जैसा रिजॉर्ट या मालदीव जैसा रिजॉर्ट महू में मिल जाए तो क्या अंतर है सर? जब सेम कॉटेज बेनिफिशियल है, उसके लिए बेनिफिशियल है। और ये विजन जो मैं देख रहा हूँ, वही मैंने बोला, मेरे कल्पना के घोड़े पे आपको भी सवार होना पड़ेगा। जो मेरा विजन है कि हाँ, कुछ समय बाद सैटरडे संडे को हम लोग, जैसे आप सर देखिए, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो मैरिजेस रिजॉर्ट में होने लगी है, और डेस्टिनेशन वेडिंग होने लगी। क्यों होने लग गई सर? पहले क्यों नहीं होती थी? पहले आप हमारे यहाँ शादियों में 500, 1000, 2000 लोग मिनिमम होते थे। आज की डेट में वो रिसेप्शन में होते हैं। अब एक कंसेप्ट बदल गया है, शादी अलग है और रिसेप्शन अलग है। शादी में सिर्फ घर के लोग होंगे, रिसेप्शन में सब होंगे, सब लोग 2000 नहीं 5000 लोगों को बुलाइए, किसी ने मना नहीं करा। पर डेस्टिनेशन वेडिंग पे लोग 50 लोग लड़की वाले, 50 लोग लड़के वाले। और वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अब लोग है ना फुल्ली इन्वॉल्व होके चीजें करना चाहते हैं। अभी क्या होता है सिटी में, जैसे जनरल अपने घर में भी शादी है तो कोई काम आ गया, चल के काम निपटा के आ रहा हूँ मैं। इसमें एक वर्ड और जोड़ूंगा मैं, इन्वॉल्व के साथ एंजॉय करना चाहता। क्या होता है, मोबाइल रखने की इच्छा नहीं होती है। आप ताज में गए हो शादी में तो मोबाइल हाथ में होगा,
है ना, आपको लगता है यार 1 मिनट में यहाँ से मेट्रो पकड़ सकता हूँ तो मैं अभी है ना शादी भी अटेंड कर लूँगा और वो भी अटेंड कर लूँगा। एक काम करूँगा, मेरा थोड़ा ऑफिस का काम है, रास्ते में ऑफिस भी चले जाऊँगा। बट मैं वही बता रहा हूँ ना, जब आप रिजॉर्ट में जाते हो यू एंजॉय लाइक एनीथिंग। आप वहाँ पे पता क्या, आपकी वाइफ बोलती है चलो ना स्विमिंग पूल है, बच्चों को अपन ले चलते हैं, आपके बच्चे बोलते हैं पापा फ़ोन रख दीजिए, तो आप एक्चुअली में अपना फ़ोन रख देते हैं और उस मैरिज को एंजॉय करते हैं। और एक्चुअली वो होना भी चाहिए, 25 दिन तो आप वही कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो मैं विजन आपको दिखा रहा हूँ, जो बात करते करते शायद आप रिलेवेंट कर पा रहे हैं। नहीं, मैं रिलेवेंट इसलिए भी कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं रिसेंटली ही महू के पास एक रिसोर्ट है, वहाँ स्टे करके आया था। और जब से हम वहाँ से वापस आए हैं ना, हमारी टीम का तो, क्योंकि हम लोग का भी काम थोड़ा सा इंटेंसिव होता है और दिमाग थक जाता है चीज़ों को लेके, तो वो चिल आउट के लिए और वापस री इन्वेंट करने के लिए जगह लगती है। और ये कंक्रीट के जंगल में तो वो सब पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो अभी हमने रिसेंटली एक्सप्लोर किया, महू के पास ही एक रिसोर्ट है, तो हम गए और जब से वापस लौटे हैं, अब हर महीने का प्लान बन गया हमारा। मतलब हम हर सैटरडे ही जाते हैं, 2 बार से पिछले 2 वीक से जा रहे हैं। सैटरडे जाते, संडे वापस शाम तक आ जाते। इजीली है ना, इजीली है। और ऐसा भी नहीं कि टाइम आने जाने में ख़राब हो रहा है। हाँ। हम लोग 40, 45, 50 मिनट में पहुंच जाते हैं और सेम टाइम में वापस आ जाते हैं। तो सर मैं आपसे जो बात करी, आपने जो कन्वीनियंस देखी है सर, ये कन्वीनियंस सब देखेंगे जब महसूस करेंगे। हाँ, तब वो एक्सपीरियंस वाली बात है। एक्सपीरियंस, क्योंकि लाइफस्टाइल एक ऐसी चीज़ है जिससे में टेंजेबल नहीं है, जिसको मैं छू के नहीं दे सकता देखना कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना ड्यूरेबल है। नहीं, ये लाइफस्टाइल को छू सकते हो आप, लाइफस्टाइल को नहीं। लाइफस्टाइल को छू नहीं सकते हो आप। तो लाइफस्टाइल अगर आपको बढ़ानी है अपनी, या अगर आपको लगता है कि ये लाइफस्टाइल बढ़ती जा रही है, इसमें क्या होता है, कई बार कुछ लोग मेरी इस बात को काउंटर करते हैं, बोलते हैं ये तो पाश्चात्य संस्कृति है और ऐसा है। नहीं, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। आपको रिजॉर्ट में जाके आध्यात्म करना है ना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। आपको वहाँ पे मेडिटेशन करते समय और ज़्यादा आनंद आएगा। इवन मैं बताऊँ, अभी मुंबई और इधर आसपास कई सारे विपासना सेंटर्स बन चुके हैं, क्योंकि लोगों को वो मेंटल पीस चाहिए, बिल्कुल, जो उनको इस पर्टिकुलरली एनवायरनमेंट में या इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स में नहीं मिल पाती। नहीं मिलता है। उसके लिए आर्किटेक्ट भी वैसा अलग सा होना चाहिए, आसपास वैसी चीजें होना चाहिए, नेचर होना चाहिए, तभी आप वो एक्चुअली जिस पर्पस के लिए जा रहे हो वो एंजॉय कर पाओगे। और मैं पर्टिकुलरली जो सिटी के रिसोर्ट्स देखता हूँ, कंक्रीट के जंगलों में बने, लेकिन शायद वो जो महू में रिसोर्ट होगा वो नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड लगेगा। बिल्कुल, मैं तो आपको यही बोलूँगा, आप भी एक बार पर्सनली विजिट करने आइए, लोकेशन देखिए। बरसात के टाइम पे जो लोकेशन रिजॉर्ट की होती है वो ब्यूटीफुल होती है, एक्सपेंसिव नहीं। मतलब एक ये रियल एस्टेट से कनेक्ट करके बात करूँगा। नॉन ब्रांड लोग सोचते हैं रिजॉर्ट महंगा है, सस्ता है। नहीं, रिजॉर्ट खूबसूरत है। एक्सपीरियंस का तो कैसा है संदीप भैया कि वो एक्सपेंसिव और इनएक्सपेंसिव नहीं होता है। बिल्कुल, वो एक बोलेंगे ना अपने अंदर की चीज़ है। अगर आप मानो कि भाई लाख रुपए खर्च करके भी आपका वो एक्सपीरियंस नहीं रहा तो वो वेस्ट है, और वहीं आपने 1000 की चीज़ खर्च करके भी आपको वो एक्सपीरियंस आ गया। बिल्कुल। तो ये एक्सपीरियंस जो है ना, अगर जिसने एक्सपीरियंस ले लिया वो हमारा प्रोडक्ट लेगा ही लेगा। इस प्रोडक्ट पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, क्योंकि अब मैं आपसे तीसरे बेनिफिट की बात कर रहा हूँ। पहला बेनिफिट मैंने बताया आपको कि आपको रिटर्न मिल रहा है। दूसरा बेनिफिट मैंने आपको बताया कि आप खुद स्टे कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट ये है कि आपके लाइफ टाइम में 2 बार आपको ये रिजॉर्ट फ्री मिलेगा, एक इवेंट सेलिब्रेट करने के लिए लाइफ टाइम में। हाँ, मतलब आप अपने बच्चे की शादी या आपकी खुद की 25वीं सालगिरह या बर्थडे 2 बार सेलिब्रेट कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कॉटेजेस फ्री मिलेंगे। और अच्छा, ये इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है और ये कहाँ लोकेटेड है, मतलब लोकेशन क्या है इसका? देखिए, एक का नाम है अंजना रिजॉर्ट जो कि बाली थीम पे बन रहा है, दूसरा है पाम आइलैंड जो कि मालदीव थीम से बन रहा है। ये दोनों रिजॉर्ट ऑलमोस्ट एक ही जगह हैं, और ये ऐसी जगह है जहाँ पे बरसात में आप बादलों को छू सकते हो। अच्छा, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उन्हें महसूस कर सकते हो। एक्सपीरियंस इज ऑल अबाउट, मतलब वो महसूस करने वाली ही चीज़ें हैं, वो एक्सप्लेन की भी नहीं रह सकती हैं। तो इन दोनों जगहों पे आप जब जाके देखेंगे कि यहाँ पे एक कॉटेज होगा और यहाँ पे हम रात गुजारने वाले हैं, तो आई बेट ऑन दिस पार्ट कि आजकल मोबाइल में एक एप्लीकेशन है जिससे आप तारे देखते हो। हाँ। कि यहाँ पे सप्तऋषि है, यहाँ पे बिग डिपर है, यहाँ पे, और वहाँ पे मैं आई कैन बेट ऑन दिस पार्ट कि आप आराम से ऐसे लेटे होंगे और आपको तारे दिख रहे होंगे। अच्छा, सो दिस इज समथिंग व्हिच यू वांट टू एक्सपीरियंस भी की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप करिए। तो ये वो अनुभव है जो हर आदमी कुछ समय बाद लेना चाहेगा। अभी क्या होता है, देयर आर 3 काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स। हम STP की बात करते हैं, मैं रियल एस्टेट वाले STP की बात नहीं किस चीज़ की बात कर रहे हैं? STP, HTP, S, हाँ, STP रियल एस्टेट में होता है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। हाँ, STP होते हैं। पर मैं मेरे STP की बात कर रहा हूँ, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग। okay. तो मैं जिस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, एक तबका होता है वो जो कि 28 साल से 32 या 35 साल के बीच में ही अपनी प्रॉपर्टी ले लेता है। अब वो समय आ चुका है। इंदौर में मैंने बायर बदलते देखे हैं। पहले जो मेरा सेगमेंट था, एज ग्रुप बदल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, एज ग्रुप इतना बदल चुका है कि 28 साल के
इन्वेस्टर आते हैं मेरे सामने और वो बोलते हैं आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे मैं सैटरडे संडे रह सकूँ। तो मैं उनकी तरफ देखता हूँ, मैं बोलता हूँ हाँ यार आपकी एज 28 साल है, आप बातें तो 50 साल वाली कर रहे हैं। 50 साल वाला आदमी भी ये नहीं बोलता है कि मुझे रिजॉर्ट में रहना है। हाँ। जबकि उनकी उम्र के हिसाब से उन्हें एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो 28 साल के जो इन्वेस्टर आते हैं मेरे पास, वो बोलते हैं कि मुझे देखो मेरे पास प्लॉट भी है, मेरे पास विला भी है, मेरे पास फ्लैट भी है, और घर तो है ही मेरे पास यार, सब कुछ है। मुझे तो है ना एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे मैं जाऊँ सैटरडे संडे और मंडे को वापस आ जाऊँ। वो फील है, वो फील है, उन्हें वो फील चाहिए जो ना घर में आता है ना फ्लैट में आता है। तो ये जो सेगमेंट है, इसके लिए जैसे STP जो मैंने बोला, ये सेगमेंट हो गया। अब इसके लिए टारगेट और पोजीशनिंग करना, जो मेरा प्रोडक्ट है वो इनके लिए है। मतलब जो इंसान आज 50 साल का हो गया पर अपने आप को 28 साल का समझ रहा है, उसके लिए ये प्रोडक्ट है। नहीं, वो प्रोडक्ट मेरे हिसाब से तो वो सबके लिए होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि जिस हिसाब से हम, वो आपने एक दुनिया की बात करी, मोबाइल दुनिया, उसमें भी उलझते जा रहे हैं और ऑल टुगेदर काम वाम ये वो बहुत सारी उलझनें बढ़ती जा रही हैं। तो सुकून की तलाश हर किसी को होती है। वो बात अलग है कि भाई एक एज ग्रुप का अभी भी थोड़ा सा डिफरेंस है। जो बोलेंगे हमारे पापा की एज की पर्टिकुलरली, उनको अभी मुझे कन्विंस करना आज भी बहुत सारी चीज़ों में मुश्किल होता है, क्योंकि उनके टाइम में ये सब चीज़ें होती भी नहीं थी ना। लग्जरी लिविंग, लाइफस्टाइल। अब फिर वापस से अपन पलट के इंदौर आ जाते हैं। इंदौर में नहीं थी। हाँ, इंदौर में नहीं थी। क्योंकि इंदौर वाज नॉट अ मेट्रो सिटी ना। अब बन रहा है वो मेट्रो सिटी। तो अब जब मेट्रो सिटी बनेगा तो कल्चर भी चेंज होगा। तो मैं यहीं पे डिफर करता हूँ। जिस तरह मेरे को सब बोलते हैं हार्ड काम कर रहा हूँ, नहीं, ये बहुत इजी है। मतलब जो चीज़, जो लोग इस प्रोडक्ट को समझ जाएंगे वो पक्का इसको लेंगे, क्योंकि ये कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट जो है ये अनुभव करने का प्रोडक्ट है। तो यह प्रोडक्ट उसलिए नहीं है कि आपके पैसे 2 के 4 हो जाएंगे, वो तो आप कर ही रहे हो यार। मतलब मैं 17 साल से आपके साथ में हूँ, मैं भी करवा रहा हूँ, सभी कर रहे हैं कि आपने जो प्लॉट लिया था आज वो 10 गुना का हो गया, तो क्या। अच्छा, मैं एक बहुत टफ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, प्लीज सर, और हार्ड क्वेश्चन पूछूंगा आपकी टर्मिनोलॉजी में, कि आपने मुझे अभी जितना बताया कि ये एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है और ऐसी चीज़ों को क्या बहुत लोग जल्दी अचीव करना चाहते हैं या उस जगह जाना चाहते हैं। मतलब हम कोई भी चीज़, कैसे हमारी वैकेशन प्लान करते हैं, तो ऐसा नहीं कि साल भर पहले कर लेते हैं, हम बहुत इंस्टेंट करके उसको फिर मतलब जाना ही होता है तुरंत। वेयर जब रियल स्टेट की बात आती है तो रियल स्टेट के साथ हमेशा एक डिलेड वर्ड जुड़ चुका है। कि डिले होती है, टाइमलाइंस नहीं होती या टाइमली डिलीवरी नहीं होती। अब आपने इस पॉडकास्ट के थ्रू मुझे ये तो बता दिया है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट बन रहा है या आने वाला है। अब मेरी भी इच्छाएं होने लगी हैं कि भाई अगर मुझे जाना है तो कब जाने को मिलेगा और वहाँ ये सारी चीज़ें कब एक्सपीरियंस करने को मिले। कुछ टाइमलाइन, डेडलाइन, बहुत अच्छा सवाल पूछा, डिसाइड की है, बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, हम अगले 2.5 साल में ये चीज़ें डिलीवर कर चुके होंगे। मतलब 24 एंड पे बैठे हैं हम लोग, तो 25-26 छोड़ दो, 27 में हमें मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी फिलहाल वहाँ पे नेचर्स नेस्ट करके ऑलरेडी एक रिजॉर्ट है जो कि 2 स्टार रिजॉर्ट है। मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ वो 4 स्टार रिजॉर्ट्स की बात कर रहा हूँ। जो मैंने दोनों नाम आपको बताया, अंजना और पाम आइलैंड, ये दोनों 4 स्टार कैटेगरी। तो 4 स्टार कैटेगरी बनाने में समय लगता है। अब इसका जो पेमेंट है वो भी आपको 2.5 साल में देना है। अच्छा, हाँ, इसी तक जब तक बन रहा है तब तक आप नहीं फुल पेमेंट नहीं। आपको मैं सिर्फ 25% लेके आपको पूरा डेवलपमेंट लिंक प्लान दे रहा हूँ और 2.5 साल का टाइम फ्रेम दे रहा हूँ कि 2.5 साल में ये बनेगा। ओके। सबसे अच्छी बात, पूरा पैसा चेक से ले रहा हूँ। जो आपने बताया लीगलिटी, मैंने अपना एक वो बना रखा कि मैं लीगल लोगों के साथ ही काम करूंगा। मेरा उसूल है, मैं क्यों करूं ऐसे काम जो मुझे नहीं आते हैं या मुझे करना ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं 100% पैसा आपसे चेक से ले रहा हूँ। तो 2.5 साल में आप जो पैसा दोगे वही आपका प्रोडक्ट बनके तैयार होगा। अभी नेचर नेस्ट ऑलरेडी तैयार है, आप देखना चाहें, वहाँ महसूस एक्सपीरियंस करना चाहें तो जा सकते हैं। अच्छा। सेकंड जो बन रहा है उसका नाम है एक्वा पार्क। वहाँ पे हम वाटर पार्क बना रहे हैं। वाटर पार्क, हाँ, उसका नाम है सॉरी एक्वा फन। वहाँ पे वाटर पार्क बना रहे हैं। अच्छा। इसका एक्सेस और इसके 100 टिकट हम इसके साथ में फ्री दे रहे हैं, उस पर्टिकुलरली कॉटेज के साथ। बिल्कुल। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, जो बाली थीम पे बन रहा है हमारा अंजना, वहाँ पे हम बना रहे हैं एडवेंचर पार्क। अच्छा, मतलब आप ये इमेजिन करिए कि इट कैन बी बोलेंगे ना फन सिटी टाइप कॉन्सेप्ट जो हम मुंबई और इधर, मैं वही कह रहा हूँ। आप पूना में जाते हैं और इमेजिका जाते हैं ना, आप क्या बोलते हैं कि मैं तो इमेजिका जाऊंगा, या आप बॉम्बे जाते हैं तो बोलते हैं मैं वाटर पार्क जाऊंगा, वाटर किंगडम जाऊंगा ही जाऊंगा। द सेम काइंड ऑफ फीलिंग वी ऑल्सो वांट टू गिव। मतलब मुझे नहीं लगता अभी इंदौर में इन सब चीज को मिलाते हुए कोई जगह हो। आज महू को जानते बहुत से लोग हैं, पर महू में जाके आदमी सोचते हैं कि सिर्फ बरसात में जाना है। वो
वो थोड़ा सा एक इमेज भी वो आती है ना Image कि होगा ना, महू मतलब एक बरसात छोटी सी सिटी होगी, क्या ही रिसोर्ट होगा वहाँ नहीं, पर। वहाँ पे एक फीलिंग ये भी तो ना कि यार बरसात आ गई बरसात ना में तो जाना चलो है, चलते तभी हैं, क्योंकि महू जाना है। हाँ महू जाना है। अब आप 12 महीने महू जा सकते हैं, अच्छा, क्योंकि आपको वहाँ पे वाटर पार्क मिल रहा है, अम्यूजमेंट पार्क मिल रहा है। मतलब गर्मियों के लिए वाटर पार्क है, बिल्कुल, और अम्यूजमेंट पार्क तो 12 महीनों के लिए है ना। वो तो 12 महीने के लिए। अब अगर मान लो आपको अम्यूजमेंट पार्क और वाटर पार्क एक ही जगह पे मिल जाता है, और जहाँ पे आपके रुकने की व्यवस्था भी हो जाती है, और आपको खाने की टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि रिजॉर्ट में रेस्टोरेंट है, आपको स्पा की टेंशन नहीं लेनी है, आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ अपना एक बैग लेके जाना है, तो ऐसी चीज़ के लिए ऐसी जगह तो मुझे नहीं लगता इंदौर के आसपास पर्टिकुलरली सारी चीज़ों को जो अकोमोडेट करता हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अगर है तो कहीं तो सिर्फ एडवेंचर पार्क है तो कहीं तो वाटर पार्क है तो कहीं तो भाई रिसोर्ट है, लेकिन सारी जगह सारी चीज़ें एक ही जगह मिलना तो अभी पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ के लिए हमने अभी बस काम करना चालू करा है। अच्छा। और मुझे लगता है कि इंदौर में सबसे अच्छी बात है कि इंदौरी सबसे जल्दी एक्सेप्ट करते हैं हमारे यहाँ पे। इंदौर के बारे में आपको एक चीज़ बताऊं, आपको वैसे तो पता होना चाहिए क्योंकि आप भी ने भी MBA किया और मैंने भी किया। इंदौर को टेस्ट मार्केट बोला जाता है। राइट। इंदौर इज़ अ टेस्ट मार्केट सिटी। राइट। यहाँ पर बहुत सारे टेस्टिंग होती है चीज़ों के लिए। बिल्कुल। अब बात आती है कि ये प्रोडक्ट आप देने वाले हैं, रियल एस्टेट आप दे ही रहे हैं, लेकिन एक थॉट होता है किसी की भी जर्नी का कि यार मुझे एक तो अपने लिए क्या करना है, और एक विज़न होता है सिटी के लिए कि मुझे सिटी को क्या देना है। नो डाउट आप रियल एस्टेट में वो जो एक लीगलिटी दे रहे हैं वो मिसिंग है अभी इंदौर के रियल एस्टेट में काफ़ी जगह। सेकंड, आप एक्सपीरियंस पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि इसके आगे भी कुछ तो होगा। आपकी पर्सनल लाइफ में आपको कुछ बड़ा अचीव करना होगा, एक इंदौर के लिए कुछ बड़ा करना होगा। तो अगर वो ऐसे कुछ थॉट्स अगर अभी दिमाग में हो जो आपको लगता है, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन पर्सनली अपने लिए पूछता हूँ, क्योंकि आपकी भी शुरुआत अब मैंने जो सुनी कि एक लोअर मिडिल क्लास से हम लोग एक एंटरप्रेन्योर बने हैं अपनी फैमिली के, तो एस्पिरेशंस हम में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा है क्योंकि कुछ था ही नहीं ना अब, लेकिन इतना बनाया तो अब लगता है यार ये भी करना है। तो ऐसे आपकी भी कुछ एस्पिरेशंस होंगी, क्योंकि संदीप भैया की तो काफ़ी एस्पिरेशंस अभी भी बाकी हैं। वो सीरीज तो देखना और पड़ेगी, उसके लिए शायद मेरे को लगता है एक बार तो कि देखनी पड़ेगी। एस्पिरेंट्स 3 भी आएगा उसका, पार्ट 2 अभी। अच्छा, 2 आ पार्ट चुके 3 हैं। आएगा उसका। Okay. पार्ट 2 तक तो आ चुका है, पार्ट 3 भी आएगा, डेफिनेटली आएगा। देखिए, इंदौर से अगर मैं पर्सनली अपने आप को कनेक्ट करता हूँ तो इंदौर की एक चीज़ है जो मुझे कभी इंदौर से बाहर नहीं जाने देगी, वो है खजराना गणेश जी का मंदिर। और मुझे लगता है जिस तरह गणेश जी के मतलब अगर आप तो उसी साइड रहते ही हैं, इंदौर के लिए अगर मैं कुछ करना चाहूँगा तो ये करना चाहूँगा कि गणेश जी का जो मंदिर है वहाँ तक जाने की जो अप्रोच है, रोड वो हमारा पेन पॉइंट है। वो सभी का पेन पॉइंट है जो गणेश जी के यहाँ जाता है, और स्पेशली 10 दिन के लिए जाता है, और हमें तो डेली आना जाना है, आपको तो डेली आना जाना है, तो वो एक पेन पॉइंट है। मुझे लगता है वो उसके लिए अगर मैं कुछ कर पाया तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे सोचूंगा। ये एक नहीं, डेफिनेटली एक वो बहुत बड़ी चीज़ है, अगर वो हो जाती है तो बहुत लोग उससे बेनिफिट होंगे। बिल्कुल, तो ये एक पर्सनल मेरा गोल है उनका लेके। और दूसरा जो एक्सट्रीमली पर्सनल आपने पूछा है, मेरा खुद का जो एक गोल है वो एक अच्छा पिता बनना। अच्छा पिता बनना, हाँ, क्योंकि क्या है, आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज 5, मैं 5 साल का था और मेरे पिताजी नहीं रहे। अब भगवान ने मुझे आयुष दी है, मैं चाहता हूँ बस भगवान मुझे बूढ़ा करके ही ले जाना, तो मैं एक अच्छा पिता बनूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की, तो मैं चाहूँगा कि मैं उनका एक अच्छा पिता बन पाऊँ। ये मेरा एक पर्सनल गोल है जो खुद के लिए। फाइनली मैं अभी जितने भी गेस्ट इस पॉडकास्ट पे आते हैं, मैं सबसे एक मंत्रा लेता हूँ, क्योंकि हमारा ये मानना है, पर्टिकुलरली मेरा ये मानना है कि जर्नी आपकी और ज़्यादा एनर्जाइज हो जाती है जब आप जैसे लोगों को, जो सेल्फ मेड लोग होते हैं, उनसे कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसा एक मंत्र, जैसे गुरु मंत्र होता है, तो गुरु मंत्र वो मंत्र होता है जीवन का कि वो जो पूरा जीवन निकाल देता है उसी मंत्र पे कोई एक व्यक्ति। लेकिन हमारी जर्नी भी अप डाउन से, स्ट्रेस, स्ट्रगल से भरी होती है। तो कई बार क्या होता है ना, जब हम एक ऐसे फेज़ में होते हैं कि जब कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि ऑलरेडी हम वो सारे मंत्र यूज़ कर चुके होते हैं, इसलिए मैं भी मंत्रों का स्टॉक कर रहा हूँ। तो मुझे वो याद आया कि यार वो संदीप भैया ने ये वो बात बोली थी, बस उस मंत्र पे वो खड़े थे, तो इस मंत्र पे हम लोग भी खड़े रहेंगे। तो वो क्या, वो मंत्रा पर्सनली मेरे लिए होगा। मतलब आप सक्सेस मंत्रा की बात कर रहे हैं या? सक्सेस मंत्रा की तो मैं कभी बात ही नहीं करता। नहीं, मैं तो स्ट्रगल मंत्रा की बात कर रहा हूँ कि जब वो स्ट्रगल होता है ना कि यार एकदम आप खड़े हैं, अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक होता है ना वही जो आपने बताया कि वो कोविड के टाइम हुआ कि यार छोड़ा और शुरू किया, लेकिन अब समझ ही नहीं आ रहा करूँ क्या।
तो कुछ तो एक वो थॉट आया होगा या एक वो दिमाग में चीज़ आई। मेरा स्ट्रगल मंत्रा ये होता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मेरा मानना ऐसा है। और ये चीज़ मुझे तब से पता लगने लगी जब मेरा रियल एस्टेट में हुआ, या इसके पहले मैं हेल्थ में गया, या मैं चेन्नई से वापस क्यों आया, या मैं भोपाल से इंदौर कैसे आया। तो ये सब चीज़ें एक किसी इंसिडेंट के ऊपर डिपेंड करती थी। अगर वैसा नहीं हुआ होता तो ऐसा नहीं होता। मतलब शॉर्ट में समझाऊंगा, अगर मैंने कोर्ट केस नहीं देखा होता तो मैं इलीगल प्रॉपर्टी में शायद काम कर लेता। हाँ, पर मैंने देखा कोर्ट क्या होता है, किस तरह लोग किसी भी गलत बात को सही प्रूव करने में लगे हुए हैं। दो लोग लड़ रहे हैं, दोनों का अपना अपना एंगल है, एक को 6 दिख रहा है, एक को 9 दिख रहा है। अच्छा, वो बहुत, लेकिन वो सिचुएशन भी बड़ी कैसी मतलब अजीब होती होगी जब हमें पता है कि हम सही हैं, सब कुछ सही है। हाँ। लेकिन कोई फिर भी उसे डिफेंड कर रहा है। हाँ। और प्रूव करने में लगा है कि ये गलत है। देखिए सर, नजरिया है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। यहाँ पे अपन ने 6 लिख दिया है, आप बोलोगे 9 लिखा है यार, अपन दोनों लड़ लेंगे। हाँ। क्योंकि मैं इधर बैठा हूँ, आप इधर बैठे हो। अब क्या हो रहा है, मुझे दिख रहा है 6, आपको दिख रहा है 9, हम दोनों लड़े जा रहे हैं और आर्ग्यूमेंट करते हुए किसी जज के सामने बैठे हुए हैं कि सर आप बताओ ये 6 है कि 9 है। तो एनीवे पॉइंट बहुत क्लियर है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छे के लिए अगर मेरे साथ मेरे परसेंटेज बहुत हाई बन जाते तो मैं शायद किसी बड़े कहीं दूसरे भी स्कूल में होता, इंदौर में नहीं होता, और वहाँ से कहीं और निकल जाता और प्लेसमेंट कहीं और होता। चूंकि मेरे परसेंटेज कम थे तो मैं ऑटोनोमस कॉलेज में आया और मेरा प्लेसमेंट एक ऐसी जगह हुआ जहाँ पे मैं काम नहीं कर पाया। तो मैं वहाँ से जब वापस आया और मैं जब यहाँ पे करा तो शायद मैं 2 साल एक ही काम नहीं करता रहता या 6 साल नहीं करता रहता। जो होता गया अच्छे के लिए कन्वर्ट होता गया। मतलब आपका ये मैं ड्रॉ करता हूँ कि आप एक फर्म बिलीवर हैं कि प्रोसेस है ये। हाँ। चलती जा रही है, करते जाओ, सब कुछ होता जाएगा। हाँ, और जो होगा अच्छा होगा, और जो होगा वो अच्छा मतलब मेरा कॉल बिल्कुल क्लियर है, जो होगा, if your intention are good, हाँ, everything would be good। वो तो फैक्ट है। देखो, पॉजिटिव जो आदमी होता है, आप किसी से भी बात करें, 2 तरीके के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव बातें करते हैं, एक नेगेटिव बातें करते हैं। आपको इंदौर में कमी नजर आएगी, मुझे पॉजिटिव चीज़ नजर आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप कमी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, मैं अच्छी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। तो पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। अगर मुझे समझ में आता है कि मेरे को यहाँ से वहाँ तक जाना है तो मेरे को वहाँ तक जाना है। अब इसमें जो हर्डल आया ना, थैंक यू, उस हर्डल ने मुझे स्ट्रांग बना दिया कि अगले हर्डल के लिए मैं तैयार हूँ। प्रिपेयर कर दिया, प्रिपरेशन कर दिया डेफिनेटली। तो भैया आपके साथ बात करना काफ़ी इंस्पायरिंग रहा। मतलब शो, ये पॉडकास्ट शुरू होने के पहले मुझे लग रहा था मैं एक गेस्ट से बात करने वाला हूँ लेकिन ये ख़त्म होते होते वो जो संदीप भैया वाली उपाधि आज मैंने आपको दी है, मुझे वाकई लगा कि मैंने संदीप भैया से ही बात की है। आपने मुझे इतना इंस्पायर कर दिया कि मुझे वो देखना पड़ेगी संदीप भैया कौन सा कैरेक्टर है। और मतलब वो बहुत सही कैरेक्टर है और हर किसी के फेवरेट हैं वो, जितना उनको जो लोग जानते हैं, और मेरे भी फेवरेट हैं। कैरेक्टर उसमें काफ़ी सारे हैं, ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर की अपनी एक स्ट्रगल है, लेकिन जो उभरा हुआ कैरेक्टर मुझे जो लगा वो संदीप भैया का ही लगा। क्या बात है। तो थैंक यू, आप आए और आपने वो सारी चीज़ें शेयर की जो प्लेजर इज ऑल माइन। आपने मुझे इनवाइट करा, पर्सनल जर्नी से जुड़ी हुई थी, रियल एस्टेट से जुड़ी हुई थी, और साथ ही आपने एक मुझे जो अच्छी बात बोली ना कि इंदौर के खजाना गणेश मंदिर तक एक वो रोड होना चाहिए। तो बिल्कुल बप्पा से हम दोनों मिलकर प्रार्थना करते हैं कि वो रोड जल्दी बने, बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी रोड है। फिर ऐसे ही किसी आगे, क्योंकि मैंने बोला है इसके और मुझे एपिसोड्स करने पड़ेंगे, क्योंकि वो जर्नी तो मैंने बहुत शॉर्ट में और क्रिस्प में समझा दी है, और भैया ने भी बहुत शॉर्ट और क्रिस्प में कम्युनिकेट कर दी है। सॉरी, मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना इसमें एडिट करना पड़ेगा बट जो ऑनेस्टली मैं बता सकता था मैंने ऑनेस्टली अपने बारे में बताया। लेकिन बिल्कुल हम लोग मिलते रहेंगे और ऐसे ही डिस्कशंस लाते रहेंगे अपने इस द अनडिस्कस्ड पॉडकास्ट शो पे। और अगर आपके भी कोई सजेशंस हो हमारे लिए या संदीप भैया के लिए, तो बिल्कुल आप हमारे मेल ID info@indortalk.com पे हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी जो रिक्वेस्ट मैं आपसे करूँगा कि हम लोगों ने एक ऐप बनाया है, इंदौर टॉक ऐप। वो एक ऐसा यूटिलिटी ऐप है, या कहेंगे वो एक ऐसा इंफोटेनमेंट ऐप है जो आपको अपडेट रखेगा इंदौर की वो सारी चीज़ों से जो कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया पे मिस आउट करते हैं। बहुत प्यार से और बहुत दिल से हम लोगों ने उस ऐप को डिज़ाइन किया है, तो आप उसे डाउनलोड करिए, यूज़ करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।